जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता था वो एक दिन गुस्से में आके उसका मर्डर कैसे कर सकता है? जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर है। किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले होना, अकेले होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना। क्या मैरिज स्पेशली जो मोनोगैमी कॉन्सेप्ट है, क्या वो नेचुरल है? जब कोई बहुत अकेला होता है, बहुत घुटन में होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे सॉफ्ट टारगेट वही होते हैं। अगर पत्नी की नौकरी ही नहीं लगेगी तो वो अपने पति को छोड़कर ही नहीं जाएगी। शादी हो गई आपकी? नहीं सर। लेकिन आप शादी शायद इसलिए डिले कर रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो जाए। नहीं सर। आज़ादी खोना सबसे बुरा होता है और आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आज़ादी खोनी पड़ती है। जितने चेंजेस 100-200 साल में होते थे वो अचानक इस पीढ़ी के सामने 10 साल में हो गए हैं। दिक्कत ये है। बहुत सारी महिलाओं को रोजाना जिस ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है वो है मैरिटल रेप। अगर आपका सवाल है कि क्या विवाह का भविष्य खतरे में है, मेरी पर्सनल गट फीलिंग ये है कि हाँ। तुम डरे हो नीला ड्रम? हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। हम बताओ क्या डर? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज दृष्टिकोण के दूसरे एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम विकास सर को मीडिया टीम के बीच में बुलाते हैं और उनसे करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे तमाम तरीके के सवाल पूछते हैं। और आज हम बात करेंगे हमारे समाज में रिश्तों में आई हुई चिंताजनक उथल पुथल को लेकर। और ये केवल कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि एक गहरे मानसिक और सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। बाप बेटी, पति पत्नी, माता बच्चे जैसे मूलभूत रिश्तों में भी अविश्वास, गुस्सा और हिंसा प्रवेश कर चुका है। एक तरफ जहां परिवार और शादी जैसी व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी नई पीढ़ी रिश्तों को लेकर एकदम अलग सोच रखती है। ऐसे में हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या ये बदलाव सिर्फ टेम्पररी है या हमारे समाज की नींव के हिलने के संकेत। और इसी के लिए बात करने के लिए आज हमारे बीच में है विकास सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बीच में आने के लिए। शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया। और जो मुद्दा आपने बताया सच में बड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं क्योंकि स्टूडेंट हूँ सोशियोलॉजी का, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक विद्यार्थी के रूप में जवाब दूँ। ऐसे जवाब नहीं जो आपको खुश करें या दुखी करें, जो फैक्चुअली और आर्गुएबली ठीक जवाब हो। शुरू करते हैं सर पहले सवाल से। सर पहला सवाल बाप बेटी के संबंध के ऊपर ही है। पिछले ही हफ्ता हमने एक केस देखा जहां 25 साल की एक टेनिस की खिलाड़ी जो गुड़गांव में रहती थी, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर उनकी हत्या हो गई। और आरोप ये है कि ये हत्या उनके पिता ने ही करवाई। और साथ साथ हमें ये भी सुनने में आया था कि उसी पिता ने अपनी बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए और एकेडमी खुलवाने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे। तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि जो बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता था वो एक दिन गुस्से में आके उसका मर्डर कैसे कर सकता है? आपके हिसाब से इसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो सकता है? जस्टिफिकेशन तो कोई क्यों देगा इस चीज़ का? मर्डर है तो मर्डर है, किसी ने भी किया हो। लेकिन हम लोग जब कानून को समझते हैं तो लीगली तो ठीक बात है कि फादर पे ही आरोप है कि उसने मारा है, सही बात है। और ऐसे मामले में जो पनिशमेंट होगी मेरे ख्याल से उम्र कैद की मिलेगी। सवाल है कि अगर बाप बेटी से इतना प्यार करता था तो उसने उसका मर्डर क्यों किया? ये सवाल हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम इन दो चीज़ों को एकदम बांट के देखते हैं। सच ये है कि हम सब लोग, चाहे आप हों, आपके पापा हों, मैं हूं, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, टकराहट आती है, तो हम बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। मनोविज्ञान में इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी एक शब्द चलता है कि बटा हुआ व्यक्तित्व है। सबसे सफल लोग वो हैं जिनका मन, वचन, कर्म, आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन सब एकदम सीधा हो। ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कॉन्ट्राडिक्शन सबके अंदर है। लेकिन अब इस केस की बात अगर करें, वो व्यक्ति अपने गांव से निकल के बड़े शहर में आया। ये दिक्कत आमतौर पे उन्हीं घरों में होगी जहां सेकंड जनरेशन वो है जो बड़े शहर में रही है और पहली जनरेशन वो है जो गांव से शहर में आई थी। ये दिक्कत आमतौर पे वहीं पर दिखेगी मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो आदमी ठीक ठाक पैसा कमाता था, उसको लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूँ। बड़े शहर में गया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और हर तरह की एजुकेशन जो देश विदेश में हो सकती है सारी अपने बच्चे को दिलवाई। टेनिस खिलवाया कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बने।
हरियाणा में लड़कों का भी और लड़कियों का भी प्लेयर बनने का एक रुझान रहता है और पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं आमतौर पे। होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में, हम चाहते हैं कि वो सीख ले, वहाँ से इंग्लिश सीखे, टेनिस सीखे, गणित सीखे, लेकिन जो सामाजिक परंपराएं परिवार की हैं पिछली पीढ़ियों की, उनमें विचलन नहीं होना चाहिए। पर जब बच्चा स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो पूरा व्यक्तित्व लेके गया है, नए दोस्त भी बनेंगे, नया माहौल मिलेगा। बाप का एक पैर गुड़गांव में है, एक गांव में है, गांव के सब दोस्त उसके वहीं पर हैं, जात बिरादरी के लोग बात करते हैं, वो हर सप्ताह वहाँ जाता है तो जात बिरादरी बैठती है, सबके घरों पर बात होती है। तो वहाँ कुछ लोग कहते होंगे कि भाई तेरी छोरी हाथ से निकल गई। ये सुन के इतना खराब लगता होगा कि उस बाप के नज़रिए से देखेंगे तो उसकी तो ज़िंदगी अपना समाज है, बिरादरी है। हम सब अपने अपने समाज से जुड़े हुए हैं और जो समाज से कट गया है, जिसको मार्जिनलाइज्ड पर्सन कहते हैं, सीमांत व्यक्तित्व कहते हैं, उसका जीना बहुत मुश्किल है। हम सबको समाज चाहिए। पिता का जो समाज है वो उसको बार बार उलाहने दे रहा है, उपलम्ब दे रहा है, नाराज़ हो रहा है, व्यंग्य कर रहा है, वो नहीं झेल पा रहा। वो बेटी से बात करता है, बेटी नए समाज की है, उसे अपनी एकेडमी खोलनी है, वो बचपन से उसी माहौल में रही है, उसको वो माहौल प्रभावित नहीं करता जो पिता को करता है। वो रिक्वेस्ट करती होगी, माँ का ज़्यादा संबंध परिवार के अंदर रहा, अनुमान हम कर सकते हैं, तो वो बच्ची की साइड लेती होगी। एक समय के बाद ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना बढ़ गया होगा। अब पिता के पास दो ऑप्शंस हैं, बेटी के पास भी दो ऑप्शंस हैं। या तो बेटी अपनी पूरी नई जिंदगी को भूल के पिता के हिसाब से, उस परंपरागत समाज के हिसाब से जिए जैसा पिता चाहते हैं, वैसा वो नहीं कर पा रही होगी, आसान भी नहीं है। पिता के पास ऑप्शन ये है कि भाई या तो मेरी बात मान लो, मेरे हिसाब से रहो, क्योंकि मैं सामाजिक अपमान नहीं झेल पा रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। एक तीसरा ऑप्शन भी था कि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगा। वो ऑप्शन दिमाग में नहीं आया होगा या आने दिया नहीं होगा किसी ने। और ऐसे में जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत बढ़ते हैं और लोग नहीं झेल पाते, तो ऐसी हरकत करते हैं। मेरे ख्याल से जो पिता है एक कमज़ोर व्यक्ति है, जो अपने समाज की आलोचनाओं को सहन नहीं कर पाया, अपनी बेटी को मार दिया। बहुत बेहतर होता कि अपने समाज से कहता कि भाई जो करना कर लो, मैं भी बेटी के साथ खड़ा हूँ। इतना साहस ना हो पाता तो कम से कम ये कहता कि ऐसा है, मेरी बेटी से मेरा संबंध खत्म हो गया और मेरी बात नहीं मानती, जो करना करे, मेरा संबंध नहीं। पर अपने समाज की गालियाँ, व्यंग्य, आलोचनाएं न सहन कर पाना और उस झूठे सम्मान के लिए ऑनर किलिंग करना, अगर ये बात सही है जैसा हम सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पिता एक कमज़ोर व्यक्ति था। और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं है, जब वो अपनी बच्ची का बचपन देखता होगा तो उसको प्यार आता होगा, जब वो मेहनत करती होगी उसको प्रेम आता होगा, जब वो अवार्ड जीतती होगी टेनिस में उसको बड़ा सम्मान का भाव आता होगा, उसे चोट लगती होगी उसका दिल पसीजता होगा, उसे दुख भी होता होगा। है तो बाप ही ना भाई, और बाप के लिए बेटी का क्या महत्व है हम सब जानते हैं। वो एक पक्ष है। तो बाप का बेटी को प्यार करना, टूट के प्यार करना एकदम सामान्य बात है, वो करता ही होगा। पर वही बाप जब समाज में जाता होगा, ऐसी बातें सुनता होगा। एक आरोप है कि उसने एक वीडियो बनाया एक मुस्लिम लड़के के साथ, हो सकता है गांव के लोग इस बात पे आपत्ति करते हों। बेटा होता और मुस्लिम लड़की के साथ वीडियो बनाता तो दिक्कत यहाँ नहीं आती, फिर उससे घर में आती, क्योंकि लड़की हर समाज में सम्मान का एक शो पीस है कि तेरी लड़की किसी के साथ कैसी वीडियो बना सकती है। लड़का बनाए तो मतलब सम्मान की बात है, लड़का क्या बात है, तेरा लड़का कितना विजेता है, कितने समाजों की लड़कियों के साथ वीडियो बना के आ गया है, वो तो विजेता वाला भाव है। पर लड़की का वीडियो बन जाए और वो बाहर आए, लोग आलोचना करें, तो झेलना परंपरागत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इस मामले में हुआ यही, और ऐसे हज़ारों मामले हमारे समाज में हैं, हम सबके साथ में हैं, आपके परिवार में भी होंगे। जब हमारे बच्चे हमारी फंडामेंटल डिमांड्स को मानने से मना करते हैं तो हम झेल नहीं पाते। पर रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए वो ट्रेनिंग शायद हमारे समाज में कम है,
और मैं भी दावे से कह रहा हूँ कि हत्या करने के बाद वो पिता गिल्ट फीलिंग से हर क्षण मर रहा होगा। इतना प्लेन नहीं देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है कि हत्यारा है, गंदा है। हत्या एक मोमेंट में कर दी होगी, उसके बाद जिंदगी भर तिल तिल के घुलेगा वो आदमी कि उसने अपनी बेटी को मारा है। मजाक नहीं है। जितना मनोविज्ञान मैं समझता हूँ, इतना एक तरफा नहीं है कि बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है। शेड्स हैं, एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे शेड्स, और मनोविज्ञान में ये बात मानी जाती है। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज़्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मार जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। थैंक यू सर। और इसी से एक गंभीर मुद्दा निकल के आता है ऑनर किलिंग का। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और एक दिन उसी समाज की बात में आके एक इंसान गलत कदम उठा लेता है, ऑनर किलिंग कर देता है। तो इसमें असली दोषी कौन है? वो इंसान जो ये कदम उठा रहा है, या फिर वो समाज जो उसको उकसा रहा है? लीगल एंगल से देखेंगे तो दोषी वही है जिसने गोली चलाई है, या तलवार चलाई, चाकू चलाया। कानून ये मान के चलता है कि 18 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति फ्रीडम ऑफ विल रखता है। फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि अगर किसी ने मुझे उकसाया तो भी मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उकसावे में आऊँ या ना आऊँ। मैं आ गया, मैंने गोली चला दी, तो जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। तो लीगली तो रिस्पॉन्सिबल वही व्यक्ति जिसने हत्या की है, उम्र कैद उसी को होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि कुछ लोगों ने उसको उकसाया था, और उकसाने का मतलब क्या है, अगर ये कहा था कि बेटी हाथ से निकल गई है तो ये उकसावा नहीं है। अगर ये कहा कि बेटी को मार दो, गोली मार दो उसको, मैं होता मार देता गोली, ऐसी बातें की हैं, तो एबेटमेंट जैसा कोई क्राइम उस पर हो सकता है कि बने। लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी समाज की ज़्यादा है। मजबूत से मजबूत इंसान भी जब पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाए वो झेल नहीं पाता है। परिवार कोई नहीं झेल पाते हैं। आपके परिवार में 5 लोग हैं, बाकी चारों आपके पीछे पड़ जाए, रोज़ दबाव बनाएं, सुबह से रात तक दबाव बनाएं, कब तक आप झेल पाएंगे? एक समय के बाद अंत में आप वो कर बैठेंगे जो परिवार चाहता है आपका। अब जात बिरादरी अगर ऐसा करने लगे, गांव के 100 लोग हैं, 100 के 100 ऐसी बात कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, कब तक कोई झेलेगा इस चीज़ को? तो सच बात है कि ऑनर किलिंग जैसे मामलों में नैतिक अपराध तो समाज की ओर से होता है। कहीं भी हो, भारत में हो, यूरोप में भी होते रहे हैं, अमेरिका में भी होते रहे हैं। अभी अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स के अपराध जो होते हैं उसमें वो वाला भाव होता है। ऐसे कई अपराध हुए हैं, किसी ब्लैक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा गया कि हमारे ऑनर के खिलाफ उसने काम कर दिया है। कितने ऐसे केसेस हैं। कैशियस क्ले मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके साथ ये सब घटनाएं हुई। उसने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल फेंक दिया था नदी के अंदर इसी वजह से, नाराज होके। तो दुनिया के किसी भी समाज में अगर ऑनर किलिंग हो रही है या कोई भी ऐसा क्राइम जो समाज के सम्मान के नाम पे हो रहा है, नैतिक अपराध तो समाज का है, क्योंकि उसने दबाव बनाया। इतना दबाव की झेलना संभव नहीं होता है। पर हाँ, जो एग्जीक्यूट करेगा क्राइम को फ्रीडम ऑफ विल के तहत अपराधी माना वही जाएगा, सजा होगी उसी को। थैंक यू सर। हमारे ऑडियंस में भी सबके पास बहुत सवाल हैं, तो एक एक करके हम सबके सवाल भी ले लेते हैं। सर, मैं ऐसे ही 1-2 मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं, और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हो? नीला ड्रम? हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। हम बताओ क्या डर है? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहां हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएं देखेंगे तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई हैं, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए, या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा हुई हैं। जब से समाज बना है तब से ऐसा हो रहा है। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं।
पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज़्यादा मच गया, सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है तो बुरा ही, कलयुग ही है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से जब से समाज बने तब से लगातार हो रही है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ बच्चों के निबंध लेखन के लिए मैं रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तय किया कि हम संस्कृत साहित्य की कहानियाँ पढ़ेंगे और उन कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा तब के समाज का क्या तस्वीर मिलती है और हमारे समाज से कितनी मैच करती है। तो इंटरेस्टिंगली एक कहानी 11वीं सेंचुरी की मुझे मिली। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेताल पचीसी, सुना है? और एक सिंहासन बत्तीसी का सुना होगा। जी ये 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की किताबें हैं, संस्कृत की हैं। जो 11वीं सेंचुरी वाली किताब है उसमें कहानी मैंने पढ़ी। कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं? तो पत्नी ने कहा हम लोग होगे क्या करेंगे, राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1 लाख मुद्राएं देके फल ले लिया। राजा को लगा मैं अमर होके क्या करूंगा। तो उसकी बहुत सारी रानियों में से जो उसको मोस्ट मतलब फेवरेट रानी थी उसकी, आपने कभी सुना कि मोस्ट फेवरेट राजा था रानी का? नहीं सुना होगा ना। हाँ, तो उसने उस रानी को ये कहा कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। रानी का इश्क चल रहा था थानेदार के साथ, जो शहर का मेन थानेदार था। शाम को वो मिले, उसने कहा कि मैं अमर होके क्या करूंगी, तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। उसने कहा ठीक है। थानेदार शाम के बाद वेश्यालय में जाया करता था। वो वहां ले गया फ्रूट को। उसने उससे कहा अपनी फेवरेट वेश्या से कि तुम खा लो, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। उस वेश्या को लगा मैं अमर होके क्या करूंगी। वो नेक्स्ट डे चलेगी राजा जी के पास। तो बोले राजा जी मुझे एक फल मिला है अमर होने के लिए, मेरी इच्छा है कि आप इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप अमर हो जाएं। उसको फ्रूट दिया, वही फल था। 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 21st की बात नहीं कर रहा हूं। 14वीं सेंचुरी में एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानियां हैं। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी, हाल ही में पढ़ी वो सब कहानियां हमने, किसी खास पर्पज से। राजा विक्रमादित्य निकले हुए हैं जनता के बीच में रात को भेष बदल के। अचानक देखा कि एक घर की फर्स्ट फ्लोर से रस्सी मोटी सी टंगी हुई है। उनको लगा कि ज़रूर कोई डाकू चढ़ा होगा, चोर चढ़ा होगा, मैं इस परिवार को बचा लेता हूँ। तो वो खुद रस्सी से चढ़े परिवार को बचाने के लिए, तलवार लेके। जैसे ही अंदर गए तो उनको आवाज़ आई फुसफुसाने की एकदम, तो कान लगा के सुनने लगे। एक स्त्री, उस घर की स्त्री किसी पुरुष से कह रही है कि मेरा पति साइड वाले कमरे में सो रहा है, तुम जो हार लाए हो नौलखा बड़ा अच्छा है, अगर तुम उसको मार दोगे तो ये सारी संपत्ति भी लेके हम चलेंगे और सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन अंत में राजा ने उस महिला को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, पनिशमेंट दी। ये 14वीं सेंचुरी की बात चल रही, आज से करीब 700 साल पहले की बात। इसलिए बस ये कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसकी कहानी आपको भी नहीं पता। आज सोशल मीडिया है, शोर ज़्यादा मचता है। और एक बात उसूल के तौर पे समझ लेना है, जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि समाज में कम है। जो समाज में ज़्यादा है वो न्यूज़ बन नहीं सकती। न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आश्चर्य का एलिमेंट होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि आज सुबह सूर्य पूर्व से निकला, ये न्यूज़ है, आप देखेंगे न्यूज़ कभी? नहीं देखेंगे ना। पर पश्चिम से निकल गया, सब देखेंगे। न्यूज़ का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब पुरुष ज़्यादा हत्याएं कर रहे हैं। आपने कहानी सुनी नहीं होगी 1 महीने पहले की, मैं आपको सुना देता हूँ, लगे हाथ।
फरीदाबाद में एक पुरुष ने अपने 4 बच्चों को ट्रेन के नीचे मार दिया। 1 महीने पहले की बात है। बच्चों की उम्र क्या है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। अपनी पत्नी से ये कह के निकला कि मैं बच्चों को पार्क में लेके जा रहा हूँ। रेलवे ट्रैक पर लाया, बच्चों को बिठाया, चिप्स दिए, कुछ मीठा खाने को दिया, और इस तरह से खड़ा हुआ कि ट्रेन आते हुए ना दिखे उन्हें। 4 बच्चे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया उसको। आपने न्यूज़ पढ़ी भी नहीं होगी, कहीं सुनी भी नहीं होगी। 4 बच्चे मरे हैं, 4, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी न्यूज़ पे शोर नहीं मचता ना, आश्चर्य ज़्यादा नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी बात को बढ़ा देने से ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी। ये बात सही है कि महिलाएं अपराध की दुनिया में पहले से ज़्यादा सक्रिय हुई हैं, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये बात हवा में नहीं बोलनी है हमें तो डेटा देखना है। एक संस्था है NCRB, आप जानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एक होता है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 2 ऐसी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से आपको डेटा मिलता है। मैं तो इनका डेटा पढ़ता हूँ, उसी पे बात करना चाहूँगा। डेटा ये कहता है कि हत्या के अपराध में पुरुषों की हिस्सेदारी 2011 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, महिलाओं ने थोड़ी भूमिका बढ़ाई है अपनी। अब महिलाएं 5.4% से बढ़ के 6.3 नहीं 4.5 से बढ़ के 6.3 पे आ गई हैं। पहले 4.5 पे थी। तो अब अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से 6.3 की हत्या महिलाएं कर रही हैं, 93.7 की अभी भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं। महिलाएं 4.5 से 6.25, 6.5 के आसपास आ गई हैं। इतना हुआ है, पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। फिर अगर आपको बाकी देशों का डेटा देखना हो, रशिया में महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं का अनुपात 12 से 15% के बीच में है। ब्राज़ील में 10 से 12% है, मेक्सिको में 10 से 12% है, हमारे 6% है। तो बच गए आप कि इन देशों में पैदा नहीं हुए, वहाँ ज़्यादा खतरा था पत्नी या किसी स्त्री के हाथों मारे जाने का। पर अगर आप न्यूजीलैंड में पैदा होते, या आप नॉर्वे में होते, या आइसलैंड में होते, वहाँ ये अनुपात 1 से 3% के बीच में है। जितना डेवलपमेंट ज़्यादा है, HDI जितना ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा है, जेंडर इंडेक्स जितना ऊंचा है, महिलाओं की अपराधों में भागीदारी उतनी कम है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा जो कहना वो ये कि इन घटनाओं को इतना उछालना, मतलब ठीक है, कुछ बेकार लोग हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कुछ कारणों पर भी बात करनी चाहिए, है ना। मेरठ वाले केस को मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, पर उसमें एक एंगल मैंने देखा कि ड्रग्स वाला एंगल उसमें था। और ड्रग्स आने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता है, क्योंकि ड्रग्स तो इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैं अपने स्कूल की एक कहानी, मैंने एक बार सिक्किम गया था, वहाँ मैंने सुनाई भी थी कहानी। हमारे स्कूल का एक लड़का, उसने ड्रग्स के चक्कर में आके अपने पूरे परिवार को मार दिया। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपने बड़े भाई को, सिर्फ इसलिए कि ड्रग्स के नशे में इतना पागल था और उसके पेरेंट्स उसका ड्रग छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही मैं किसी केस में सुनता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्शन था, फिर तो मैं सोचना बंद कर देता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्ट तो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं बच्चों से आजकल एक ही बात कहता हूँ, अपने घर में भी, दुनिया में कुछ भी कर लेना, ये काम मत करना बस। इसमें एक तो वापसी संभव नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और तुम्हारे साथ साथ किस किस की ख़त्म होगी पता नहीं। इंदौर वाले केस में देखिए, सारी बातें ठीक है, उस लड़की ने बहुत गलत किया, उसको फांसी हो, उम्र कैद हो, सब कुछ ठीक है, वो तो अदालत है ही, काम करेगी अपना। पर एक बार दूसरे एंगल से सोच के देखते हैं, इस पूरे मामले में जो दुख की बात है, उस लड़के की हत्या बिना बात की हुई, उसका कहीं कोई कसूर नहीं है, एकदम बेकसूर है, बिना बात के मारा गया। उसकी क्या गलती है? उसको कोई लड़की अच्छी लगी, दोनों में सहमति बनी, शादी हुई, पत्नी ने भरोसे से कहा कि मैं
हनीमून पे जाना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ, पति को थोड़ा संदेह है तो क्या मतलब, अरुचि है तो दूर जाने में, पति के पेरेंट्स को भी अरुचि है, लेकिन तब भी ठीक है, पत्नी कह रही तो क्या करे, चला गया। वहाँ उसके 3 दोस्त हैं जो उसको मिलके मारेंगे, और वो भी रोज़ योजना बन रही है, बदल रही है। कितने ठंडे दिमाग से हत्या हुई है वो तो दिख ही रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट बहुत बड़ी मिलेगी ही, मिलनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा एंगल सोचते हैं, वो महिला या कोई और महिला या कोई पुरुष, हम में से कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूर होने पे हत्या कर सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं तो लॉ और इथिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं। मजबूरी होगी तो हम सब हत्या कर देंगे, भगवान अगर ऐसी मजबूरी हो, हम सब कर सकते हैं। भोले से भोला व्यक्ति जो आपको लगता होगा ना, वो भी हत्या कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो। बनती नहीं है जिंदगी भर, इससे कोई करता नहीं है, लेकिन बन जाएगी तो शायद हम कर देंगे। मसलन कभी आपके सामने आपकी बहन या माँ के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, आप हत्या कर देंगे उस समय, कोई भी कर देगा, तो हम सब कर सकते हैं। उस लड़की ने क्यों हत्या की, अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखें, उसकी दरअसल इच्छा क्या थी, अपने प्रेमी से शादी करने की। अगर वो यूरोप में होती, शादी हो गई होती, बात ही खत्म। क्योंकि वहां शादी लड़का लड़की खुद करते हैं, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला नहीं करता है। यहां शादी करने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स की सहमति हो। ठीक है, कल्चर है हमारी। हो सकता है उसने पेरेंट्स से बात की हो, ना माने हो। फादर उसके हार्ट पेशेंट शायद हैं, ऐसा मैंने कहीं जिक्र सुना। एक जिक्र मैंने सुना कि उसने अपने प्रेमी से ये कहा, या प्रेमी ने उससे कहा, कुछ ऐसा कहा कि ऐसे तो मेरी शादी की परमिशन नहीं मिलेगी तुमसे, क्योंकि शायद कास्ट मैच नहीं करती है, या तुम जो भी है, पर अगर मैं विधवा हो गई तो परमिशन मिल जाएगी। उसको केवल विधवा होना है, क्योंकि उसको विधवा होने पर ही परमिशन मिलेगी शादी करने की अपने प्रिय व्यक्ति से। ऐसी क्या सामाजिकता है भाई? अगर एक्स को वाई से प्रेम है, जीवन गुजारना चाहती है, ऐसी क्या जाति, ऐसी क्या बिरादरी है कि आप हत्याएं करवा दोगे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इच्छा से ना जी सके? मैं तो सोचता हूं कि अगर समाज थोड़ा खुला होता, उसको परमिशन दे देता, ये सब ना करना पड़ता। अब उसको ये पता है कि मेरे पापा मानेंगे नहीं, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मैं उनसे कहूंगी भी नहीं। लेकिन अगर बेटी विधवा हो गई, और जब बेटी कहेगी पापा अब मैं विधवा हूं, अब मैं समझ नहीं पा रही, तो ये ठीक लग रहा है, विधवा की शादी वैसे भी नहीं होने वाली आराम से, तो पापा मान जाएंगे। पापा मतलब पापा मम्मी, जितने भी लोग समाज में, सब मान जाएंगे। हो सकता है कि पापा मान भी जाते, उससे हिम्मत ही ना की हो, मुझे नहीं पता क्या पूरी सिनेरियो है, पर ये जिक्र बार बार आ रहा था बीच में। अब उसको शादी करनी है केवल इसलिए कि मैं विधवा हो सकूं। वो पति बेचारा इतनी रुचि के साथ शादी कर रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा अच्छा जीवन होगा। पत्नी को एक ही दिमाग में है कि इसको मार के विधवा होना है। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं, उसे पहले ही मार देना है। तो 2 दिन 4 दिन टालना है, कुछ कह के कि मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद हम फिजिकली जुड़ेंगे, वो मन्नत मेरी असम में कामाख्या मंदिर में पूरी होगी, वो सब कह के उसको लेके वहां जाना। उसको मार दिया, अपने प्रेमी के साथ, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। उसके दिमाग में ये रहा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग कहेंगे हनीमून पे गई थी बेचारी, लेकिन पति देखो दुर्भाग्य से मर गया, नीचे गिर गया, और 1 महीना 1 साल मातम चलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा, ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है। हैं इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है, इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं, एक पत्नी का, एक पति का, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता जहां हजारों फोन होते, 5 ही फोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता है पुलिस को पकड़ने में इन सब चीजों को, तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सब के पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर लें?
इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है। जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र कैद उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, ऐसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है। इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है, वो तो है, उसके पीछे कौन कौन है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो ही मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है वो। ठीक है, चलिए। सर आजकल पति पत्नी के रिश्तों में कलह और कानूनी झगड़ों के चलते देखा जा रहा है कि पुरुष काफी हद तक खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल है कि बैंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी करी और एक लंबा वीडियो समाज के साथ शेयर किया, अपना दर्द बयान किया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? समाज जिम्मेदार है, पति जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार है या कानून? आपकी शादी हो गई? नहीं सर। बधाई हो। तो ये नौबत आपके सामने नहीं है फिलहाल, लेकिन आप शादी शायद इसलिए डिले कर रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो जाए। नहीं सर। ऐसी घबराहट तो नहीं है? नहीं सर। इतना डरने की क्या जरूरत है। ये बात सही है कि हमारे समाज में शादी के बाद महिला की हत्या होना एक सामान्य बात रही है। मतलब पुरुष की हत्या होने की तुलना में महिला की, ऐसा सामान्य नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में कैसे सामान्य रही है। इसे यूं समझें कि आप तो भी कम उम्र के हैं, लेकिन जब आप 5-7 साल के रहे होंगे, उस समय हम जब 10, 15, 20 साल के थे, अक्सर सुनते थे कि घर में स्टोव फट गया और बहू की मौत हो गई। स्टोव होता था उस समय, आजकल तो एलपीजी से होता ना, उस समय स्टोव था, मिट्टी का तेल उसमें, उसको फूकना पड़ता था, उस पर आग जलती थी, उस पर रोटियां सब्जी बनती थी। स्टोव फटने की खबरें रोज हम अखबार में पढ़ते थे, और हमेशा बहू ही मरी, पति कभी नहीं मरा, सास भी नहीं मरी कभी, ससुर भी नहीं मरा कभी, केवल पत्नी मरती थी। और तब दहेज हत्या के लिए मान लिया गया कि स्टोव को मतलब इस तरह से कर देना कि फट जाए बहू की उपस्थिति में सबसे आसान तरीका था। ये बात 1980s 90s की मैं कर रहा हूं, ये बहुत बढ़ गया था। मैंने अपनी आंख से एक ऐसा केस देखा जहां दीपावली पे एक परिवार ने अपनी बहू को एक कमरे में बंद किया जहां सारे बम रखे हुए थे, और उसमें आग लगा दी। बमों से झुलस के वो औरत मरी। उसकी उम्र कितनी थी? 26, 27, 28 साल के आसपास। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें कोई दामाद इस तरह से मरा हो, क्योंकि हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है। बहुएं मरती हैं, हम आदी हैं, अभ्यस्त हैं। तो जब ये बहुत हो गया तो सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट क्या बनाना पड़ा? आईपीसी में 498 में संशोधन किया, 498A। 498A में लिखा गया कि दहेज के मामले में अगर कोई दिक्कत होगी और अगर पत्नी ने आरोप लगाया है पति या उसके परिवार पे, तो जिस पे आरोप लगाया उनकी मतलब नॉन बेलेबल है, अरेस्ट होगा इत्यादि कुछ कंडीशंस हैं। अब जब ये हुआ तो इसका दुरुपयोग होना शुरू हुआ। होता क्या, अगर आप समाज को ठीक से समझे कि मान लीजिए 100 पति पत्नी हैं, हम मान लेते कि 100 में से शायद 10 या 20 को दहेज के मामले में प्रताड़ना, हिंसा या खराब शब्द सुनने पड़ रहे होंगे। उन 20 में से हो सकता है कि 2 या 3 पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आमतौर पर ऐसे अनुपात रहता है, क्योंकि आमतौर पे घर परिवार में समाज मिलके मामले को सेटल करता है, पुलिस की नौबत नहीं आती है। तो जिनको दिक्कत थी उन 20 में से 2-3 शायद जाएंगे पुलिस के पास, क्योंकि एनसीआरबी वगैरह ये कहते हैं कि लगभग 90% से ऊपर लोग रिपोर्ट नहीं करते। पर होता क्या है कि जो 80 लोग जिनके साथ दिक्कत नहीं है, 5 उनमें से भी चले जाएंगे पुलिस के पास कि हमारे साथ दिक्कत है भाई। किसी को अपने पति को या अपनी सास को लपेटना है, ठीक करना है, स्कोर सेटल करना है, तो उसके पास तो एक कानून है ही। अब दुरुपयोग हुआ, ठीक बात, दुरुपयोग ठीक ठाक हुआ है, और इसे कन्विक्शन रेट मेरे ख्याल से 15% से ऊपर नहीं है ऐसे मामलों में। कन्विक्शन अगर 15% है तो इसका मतलब बहुत कम कन्विक्शन है, इसका मतलब फेक केसेस ज्यादा है। कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कैसे पता हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो जजेस हैं
अलग अलग अदालतों में हैं। जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में वो केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट में मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक हैं। आप किसी जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही हैं। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी, तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। एक और मामला देखिए, मैरिटल रेप के मामले में भारत में अभी तक कानून नहीं है। इसका सिंपल मतलब है पति अपनी पत्नी का जितनी बार चाहे, जैसे चाहे बलात्कार कर सकता है। ये हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है। पहले सेक्शन 375 था आईपीसी में, अब सेक्शन 63 है बीएनएस में। उसका एक्सेप्शन नंबर 2 साफ कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। पहले था कि 15 साल से छोटी पत्नी है तो मानेंगे, अब है कि अगर पत्नी 18 साल की है या उससे ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। 18 से कम की शादी है या पत्नी की उम्र 18 से कम है तो रेप माना जाएगा। पहले 15 था। अब मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही बदतमीजी के साथ रेप करे, बार बार काइंड ऑफ इतनी वॉयलेंस कर दे कि उसको जीना मुश्किल कर दे। भाई प्रेम अलग चीज होती है और मतलब वहशीपन अलग चीज होती है। कोई वहशीपन के साथ ये काम करने लगे। दुनिया के कम से कम 130-40 देशों में मैरिटल रेप अपराध होता है, भारत में नहीं है। केवल 30 देश मेरे ख्याल है जहां पर नहीं है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब सब देश आते हैं, भारत भी आता है उनमें। अब सवाल है कि उस महिला को केस करना है मैरिटल रेप का, वो आरोपी नहीं है भारत में, अपराधी नहीं है, तो वो किस में जाएगी? वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगी। मान लो वहां भी राहत नहीं मिल रही है, दबाव बनाना है, किसी तरह से जान बचानी है, 498A लगा देगी। इसका मतलब ये नहीं कि 498A लगाने वाले सब लोग इसलिए लगाते हैं, पर अगर आप जेंडर वालों से बात करें, फेमिनिस्ट लोगों से बात करें, उनमें से कुछ का कहना है कि क्योंकि बाकी उपाय नहीं है तो फिर वो महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं। होना क्या चाहिए इसमें? एक अच्छे समाज में कोई किसी का शोषण ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, ये होना चाहिए। होना ये चाहिए कि 498A जैसे उसमें जब ज्यादती होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि केवल किसी महिला के किसी रिश्तेदार का नाम लेने भर से गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डांटा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल्स बनाए, मतलब डायरेक्टिव जारी किए। और आज के दिन में 498A के नाम से कोई अगर महिला आरोप लगाती है, रिश्तेदारों को लाइन से नाम लगा दिया, अरेस्ट नहीं होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डीसीपी रैंक का ऑफिसर करता है, एसपी रैंक का ऑफिसर। जब तक डीसीपी या एसपी रैंक का ऑफिसर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑथेंटिकेट नहीं करता कि हाँ जेन्युइन रीजन है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस केस की बात आप कर रहे हैं वो केस बहुत ही दर्दनाक है। उस व्यक्ति का वीडियो मैंने भी देखा था। वहाँ तो मामले कई थे। एक तो ये था कि पत्नी अलग होना चाह रही है। अब दिक्कत है कि पति पत्नी अलग होना चाहें, ये भी अपने आप में बड़ी समस्या भारत में। मतलब अलग होना चाहें सामान्य बात है, अलग होने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। ईजी होना चाहिए, क्यों इतना मुश्किल करना है? आसान तरीका एक ही है, आपसी सहमति से। सहमति का तरीका अगर आपको अदालत के आसपास की दुनिया का अंदाजा हो, अगर कोई पुरुष चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं, सामान्य स्थिति ये है कि एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बनती है, फैमिली कोर्ट उसमें सपोर्ट भी करती है, वकील सपोर्ट करते हैं। अगर पत्नी का मन अलग होने का नहीं है, दोनों साथ में रहते भी नहीं पति पत्नी की तरह से, एक घर में अलग रहते हैं, रिलेशनशिप है ही नहीं उन लोगों के बीच में, अलग होने की इच्छा है। अब या तो आप साबित करें कि आपका पार्टनर एडल्ट्री कर रहा है, आप कहाँ से साबित करेंगे भाई? और क्यों जासूस बनने की ज़रूरत है? अगर आप ऐसे भी कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं।
या फिर आप साबित करें कि वायलेंस हुआ आपके साथ, वायलेंस हुआ ही नहीं है, बस सहमति नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इतनी बात है। आप थक जाएंगे लेकिन तलाक मिलेगा नहीं। एक ही रास्ता बचता है अंत में, आपसी सहमति। आपसी सहमति की कंडीशन क्या है? अगर पत्नी की तलाक लेने की इच्छा नहीं है तो पत्नी बेचारी शायद नहीं सोच पाएगी, पर पीछे 4 वकील वहां भी आ जाएंगे, सारे मामा फूफा इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या बोलेंगे कि 1 करोड़ दोगे तो बात करेंगे। मध्य वर्गीय परिवारों में तलाक की जो कीमत आजकल है वो 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, ये सुनने में आती है। आप किसी भी अदालत में जाके देखिए, ऐसी बातें चल रही होती है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो, उसका आरोप यह है कि मुझसे पहले 1 करोड़ मांगा, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं रखने के लिए, केसेस सेटल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केस लगा दिए हैं। अब केस लगने से साबित नहीं हुआ केस, अरेस्ट शुरू में हुए, अरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप अब कोर्ट को आपने प्रॉमिस किया कि मैं आता रहूंगा और जांच में सहयोग दूंगा, तो अरेस्ट की जरूरत नहीं है उसके बाद। पर अगर आपके ऊपर 5 केस लगे हों और देश के अलग अलग हिस्से में लगे हों और हर 15वें 20वें दिन आपको कहीं ना कहीं अदालत में जाना पड़ता हो, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? आप जिस नौकरी में, वो नौकरी आपकी शायद नहीं बचेगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत यह है कि कानून ऐसे बने जिसमें न पुरुष का शोषण हो सके, न महिला का हो सके। जैसे मेरा मानना है कि तलाक की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी लेयर्स आ सकती हैं कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन जैसे कुछ चीज़ें उसमें आ जाएं। जो भी तरीका हो, सुप्रीम कोर्ट कहे या संसद कुछ रास्ता बनाए, क्योंकि 2 लोग अगर साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब क्यों करनी है? उनको एग्जिट का इजी ऑप्शन दे देना चाहिए। शादी इतनी आसान है भारत में, अलग होना इतना मुश्किल है, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज की बात करें जो हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप हो, कंफर्टेबल चीज़ें उसमें हो। और रही बात ये कि महिला ने दुरुपयोग किया, तो मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि अगर किसी भी केस में ये साबित हो जाए कि झूठी शिकायत थी, तो झूठी शिकायत करने वाले को ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कई लोगों का चैन खत्म किया, कोर्ट का समय खराब किया, दूसरे व्यक्ति और उसके परिवार को लगातार पीड़ित किया। कोई मजाक थोड़ा है। तो कोर्ट को इस मामले में सख्त होना चाहिए कि अगर ये साबित हो कि शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायत करने वाले पर ऐसी सजा हो कि बाकी लोग झूठ बोलने से बचे, बहुत बचे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कुछ केसेस को देख के इतना मत घबराइए कि दुनिया खत्म हो गई है। अभी भी जो केसेस इस तरह के हैं 498 में, मुझे डेटा एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से वो संख्या मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही है, तो इतना परेशान मत होइए। तो शादी करो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, डरो मत। पिछले वर्ष एक घटना काफ़ी चर्चा में रही थी कि एक गरीब व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी कराने के लिए कई वर्ष तक उसके खर्च का वहन किया, लेकिन जैसे ही वो सिविल सर्वेंट बनी उसने अपने पति को छोड़ दिया। इस तरह की घटनाओं की वजह से हमारे समाज में कुछ लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि पत्नी कम पढ़ी लिखी होगी तभी परिवार सुरक्षित रहेगा। वाह। अगर पत्नी की नौकरी ही नहीं लगेगी तो वो अपने पति को छोड़कर ही नहीं जाएगी। ये बात किस हद तक सही है? झूठ बात है, क्योंकि मैंने ऐसी पत्नियां देखी हैं जिनकी नौकरी नहीं थी, फिर भी छोड़ के भाग गई हैं पतियों को। ऐसी बहुत पत्नियां देखी हैं मैंने। मुझे आज से 20 साल पहले की कहानी याद आ रही है। हमारे ही एक उस समय स्टाफ मेंबर हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे स्तर पे। तो मैंने देखा है कि ऐसा होता है, पत्नी भाग गई घर छोड़ के, और क्योंकि वो इतना गरीब परिवार था, केस तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया छोड़िए, ना केस हुआ ना कुछ हुआ। तो मतलब आपकी जो बात है वो ये कि पति ने पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाई और पत्नी पीसीएस बन गई, उसको छोड़ के भाग गई। ये क्या है कि 2 तथ्य केवल आप देख लें, बीच के तथ्य हमें पता नहीं है। तो मैं वैसे भी इंडिविजुअल केसेस में मेरी रुचि ज़्यादा नहीं होती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या उसके पक्ष में क्यों बोलूँ। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिनमें से हमारे सामने 1 या 2 पक्ष आते हैं। हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही हैं, हज़ारों ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति तैयारी कर रहे होंगे। आजकल ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो कमाती हैं और उनके पति तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, एक तरफा नहीं है, उस तरफ से भी होता है। उनमें से एक आध व्यक्ति ऐसा करता है कि वो छोड़ दे उसको,
क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता, मेरा परिचय है नहीं उनसे, पर ऐसा एक केस जो मैं जानता हूँ आज से बहुत साल पहले का, वहाँ जब छोड़ने की बात है तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे। लगाव नहीं है, तकरार की और वजहें हैं, पारिवारिक स्तर पे कुछ संकट चल रहे हैं, ऐसी कई बातें थी। इस केस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल बात इस पर अगर करनी हो, मैं क्योंकि अब 26-27 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए, तो बच्चे बहुत सारे हैं, अब तो बूढ़े हो गए बेचारे जो पढ़ते थे उस समय। एक केस मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2 लोगों में अफेयर था, लड़का सिविल सर्वेंट बन गया, भूल गया, शायद मोटा दहेज मिला उसको, लड़की गहरा प्यार करती थी, उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की और उसकी उम्र 45-50 के बीच में इस समय है, पर वो तो मीडिया में आया नहीं कभी, उसकी हम बात क्यों करेंगे। ऐसे भी कई केस जानता हूँ, लड़का लड़की तैयारी कर रहे दोनों, लड़के का सिलेक्शन होते ही दहेज का इतना दबाव आता है उसके ऊपर कि अक्सर 10 में से कम 7, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, 10 में से 7 मामलों में अफेयर खत्म हो जाता है अगर लड़का IAS IPS बन जाता है तो। लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है, वहाँ वजहें आमतौर पर दूसरी हैं, ऐसी वजह मैंने देखी। ऐसे कई बच्चे हैं कि दोनों में कमिटमेंट है, लड़की IAS बन गई, लड़का नहीं बना। अब लड़की के परिवार को ये लालच है कि नहीं हमारा दामाद भी उस लेवल का होना चाहिए, वो छोड़ के चली गई, ऐसे केसेस भी आते हैं। तो एक तरफा तरीके से ये कहना कि लड़के ने पत्नी का खर्चा उठाया और पत्नी भाग गई, बहुत पति भागते हैं। मैं जब DU में पढ़ता था, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो आए यहाँ, उनका इश्क भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और बाद में पता लगा कि शादी एक पहले वहाँ हो चुकी थी। कितने ऐसे लोग हैं। एक शादी गांव में हुई है, आप शहर में, आपने बताया नहीं किसी को, आपने यहाँ भी इश्क किया, शादी भी कर ली, कोई केस नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, धोखेबाजी के मामले में ये ठीक है कि महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात ज़्यादा है, और अगर डरने की ज़रूरत है तो महिलाओं को ज़्यादा डरना है, लेकिन ठीक है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। और अगर ऐसी घटना हो तो मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे पक्षों को देखने समझने के बाद बात करें। केवल एक घटना से कि खर्चा उठाया और ये भाग गई, इसके बीच के भाई बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी ना, वो चीज़ें डिफाइन करेंगे कि मामला क्या था, और जब तक वो चीज़ें नहीं हैं तब तक कैसे हमको दावा करें। ठीक है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। पत्नी अनपढ़ है तो दिक्कत ये है ना कि फिर पति को ये भी चाहिए कि कमाए, और आमतौर पे अगर पति या पत्नी इन्वेस्ट करते हैं अपने पार्टनर पे तो उनके मन में कहीं ना कहीं भाव तो होता ही है कि बाद में रिटर्न भी मेरे पास ये आएगा, ROI अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो पक्का है फिर तो वही स्थिति रहने वाली है। पढ़ाने में संभावना है कि शायद पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल में थे, पति ने पत्नी की हेल्प की या पत्नी ने पति की हेल्प की, वो सफल हुए और ज़िंदगी भर कमिटमेंट को निभाया, शानदार तरीके से निभाया। कितने हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो एक बुरे एग्जाम्पल को देखकर अपनी धारणा बदल लेना, ये कहाँ ठीक है। ठीक है सर, हालांकि मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ कुछ मात्रा में वो पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी कुछ और आयामों पर चर्चा हो सके इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने रख रही हूँ। सर, पिछले जो भी सवाल अभी तक डिस्कस हुए हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों का जीवन जो है मुश्किल कर रखा है। लेकिन सर, सच इसके ठीक उलट दिखता है। बहुत सारी महिलाओं को रोजाना जिस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है, जिस ट्रॉमा का शिकार होना पड़ता है, वो है मैरिटल रेप। अभी भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को पतियों द्वारा की जा रही सेक्सुअल वायलेंस से बचा सके, और सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में कोई स्टैंड फाइनल नहीं हुआ है। तो सर, आपकी नज़र में क्या मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए या नहीं? मेरी नज़र में तो माना जाना चाहिए, मुझे तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। मैं पहले भी 1-2 जगह सेमिनार्स में ये बात कह चुका हूँ। सरकार को दुविधा है, उसकी अपनी वजह भी है। जो मैंने भी जिक्र किया था कि सेक्शन 375 IPC का था, अब सेक्शन 3 BNS में है, उसका सेकंड एक्सेप्शन। उसमें आपको ध्यान होगा जब जस्टिस JS वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये सुझाव था कि मैरिटल रेप को क्राइम माना जाना चाहिए। 2017 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का,
जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा। आपने पॉक्सो एक्ट सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। 2012 में उसमें लिखा हुआ कि एज ऑफ कंसेंट 18 ईयर्स है। इससे मतलब 18 से कम का कोई बच्चा अगर है, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई उसके साथ इंडल्ज होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसकी सहमति थी या नहीं, माना जाएगा कि सहमति नहीं थी, और सहमति नहीं थी तो उसको रेप ही माना जाएगा। पहले ये उम्र 16 थी, फिर बढ़ा के 18 कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठा कि अगर कोई लड़की शादीशुदा नहीं है और उसकी उम्र 17 साल है, किसी से भी रिलेशन हो तो रेप ही माना जाएगा। पर शादीशुदा है तो 375 का एक्सेप्शन 2 कहता है कि 15 साल से छोटी पत्नी है तब तो रेप माना जाएगा, 15 साल के ऊपर रेप नहीं माना जाएगा। यानी कि शादी होते ही आपको बच्चा नहीं माना जाएगा, पॉक्सो तो लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया कि पॉक्सो वाली ये बात 375 पे भी लागू होगी, और ये फैसला हो गया कि 18 साल से छोटी पत्नी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो रेप माना जाएगा। बीएनएस में इसको 18 साल लिख ही दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था पहले। 2022 में एक केस हो रहा है, थोड़ा सा रिलीफ कह सकते हैं कि मिला है। वो केस ये है, एक एमटीपी एक्ट आपने सुना होगा, क्या होता है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था, और उसमें एक बात ये थी कि मान लीजिए कि कोई महिला, उसका रेप हुआ और प्रेग्नेंट हो गई वो। अब उसकी इच्छा माँ बनने की नहीं है, क्योंकि वो उसकी इच्छा से बच्चा नहीं हो रहा है। तो उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी की वजह रेप हो तो उसको अबॉर्ट करने का पूरा अधिकार होगा, उसकी इच्छा के बिना वो मां नहीं बनेगी। 2022 में केस ये हुआ कि मैरिटल रेप क्राइम तो नहीं है, पर रेप तो रेप ही है। अगर पत्नी की इच्छा शामिल नहीं है, एक ऐसा रिलेशन बना और उससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसकी मां बनने की इच्छा नहीं है, तो एमटीपी एक्ट यहाँ लागू होगा या यहाँ 375 के बेस पे हम मान लेंगे कि ये रेप नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला निकाला और ये कहा कि हम इसको रेप मानेंगे, रेप की सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि रेप की सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इच्छा से संबंध नहीं था, इसलिए महिला की इच्छा अगर एबॉर्शन की है तो भी उसके पति की इच्छा हो या ना हो, वो एबॉर्शन करवा सकती, इस ग्राउंड पे कि ये उसकी इच्छा से संबंध नहीं बना था। अब रही बात कि क्या करें, तो इस पर एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का इसमें जो जजमेंट आया वो इक्वल था, 1-1 से ख़त्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी, काफ़ी सुनवाई हुई, सरकार से बार बार उसका जवाब मांगा गया। सरकार ने फिर खुल के ये कहा कि हम मैरिटल रेप को क्राइम मानने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे समाज का ढांचा छिन्न भिन्न हो जाएगा, और किसी भी शादी में एक रीजनेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन होती ही है। अगर वो भी किसी को नहीं मिल रही है तो फिर वो उससे शादी में होने की कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ साहब थे, सीजेआई, कोशिश तो चल रही थी कि जल्दी फैसला है, पर तब तक उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। फिर ये तय हुआ कि एक नई बेंच सुनेगी, उसके बाद से वो टला हुआ है। उम्मीद है कि 2025 के अंत में सुनवाई उस पर फिर से होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। मेरी समझ में ऐसे कानून संसद से तो नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, क्योंकि संसद पर बहुत दबाव होता है, इलेक्शन भी जीतना उनको अगले साल। ऐसे मामले जब भी कानून बनते हैं, जनरली वो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जजमेंट के रूप में। जब जजमेंट हो जाता है, अपील भी फेल हो जाती है, तब जो बीएनएस का अगला अमेंडमेंट होगा उसमें शायद संसद उसको लिखे और या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही काम चले। तो मैं सहमत हूँ कि ये अपराध घोषित होना चाहिए। हालांकि इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को लेकर बहुत दिक्कतें आएंगी, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ भावनाओं में बह के बात नहीं कर सकते। एक बंद कमरे में जहाँ केवल पति पत्नी हैं, उनके बीच में संबंध बना, उसमें ज़बरदस्ती थी या नहीं, साबित कैसे होगा? अगर साबित करने के तरीके ये हैं कि शरीर पे कोई निशान चोट का है या नहीं, तो वो तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पहले से काम कर रहा है, उसमें पनिशमेंट हो ही सकती है। और यदि उस बंद कमरे की बातचीत के सबूत कोर्ट में आने लग गए, तो उस रिश्ते का जो निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, वो कैसे बचेगा? सबूत कहाँ से आएगा? असली सवाल ये है।
लेकिन इसका जवाब उस एनजीओ ने ये दिया कि 100 से ऊपर देशों में अगर ये क्राइम है तो सबूत वहाँ भी तो आता ही होगा। तो जब सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम्स बनाएंगे उस चीज़ के। पहले ये सैद्धांतिक बात तय तो हो कि क्राइम है कि नहीं है। जब हो जाएगा तो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन तो बात की जजमेंट से निकलता जाएगा, उनका ये तर्क है। तो मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो, लॉ कमीशन हो सके तो इस पर सारे देशों को स्टडी करके, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि पतियों का जीना एकदम ही ख़त्म हो जाए, मुश्किल ही हो जाए इस वजह से। लेकिन ये भी ना हो कि अगर कोई, क्योंकि ऐसे केसेस उस समय उस एनजीओ ने रखे थे कोर्ट में, एक महिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पति की इच्छा है कि वो रिलेशनशिप में जाए उसके साथ, डॉक्टर ने उसको मना किया, वो महिला को, पति नहीं मान रहा, बार बार कर रहा है, बच्चा पेट के अंदर मर गया उसका। ऐसे केसेस भी थे बहुत सारे। अब इन केसेस को भी आप अदालत में रेप साबित नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि इस तरह की जो हैवानियत है वो कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि इसकी वजह से फिर कुछ पत्नियां तो मिसयूज करेंगी ना भाई। जब भी आप कुछ लाएंगे, कुछ लुम्पन तत्व होते हैं हर समाज में जो कानून का मिसयूज करते हैं। कुछ लोग मिसयूज करेंगे ही करेंगे। हो सकता है फिर वो घर के अंदर का माहौल अलग किस्म का होने लगे कि तुम मुझे टच भी कर दोगे अगर तो पहले मुझसे एकदम कंसेंट, फॉर्मल कंसेंट लोगे तब। तो रिश्ता है या हम एक नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। मतलब प्राइमरी रिलेशनशिप है, सेकेंडरी है, परिवार है या नौकरी चल रही है वहाँ पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही नाजुक बात है। इन प्रिंसिपल मैं सहमत हूँ कि मैरिटल रेप शुड बी ट्रीटेड एज ए क्राइम, पर ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये वाला मिसयूज़ रोकने के चक्कर में वहाँ से बहुत मिसयूज़ ना होने लग जाए। तो प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी है पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित, वो है डिवोर्स और सेपरेशन का। थोड़ी बात हमने इस पे अभी की है, बट हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में डिवोर्स के रेट्स जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं, और बड़े कपल्स में भी हम ये देख रहे हैं, जो बड़े उम्र के कपल्स हैं उसमें भी ये डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा समाज ही बिखर रहा है? और साथ ही साथ सर, क्या तलाक सचमुच उतना बुरा है जितना बुरा उसे बताया जाता है? डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं इसको समझेंगे तो एक तो मान लीजिए एज ग्रुप 25 से 35 वाला, एक 40 के बाद वाला। 25 से 35 में डिवोर्स बढ़ने की वजह ये कि वो जो बच्चे होते हैं, नए नए शादी की होती है, बड़ी हसीन उम्मीद होती है कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी। ज़िंदगी शानदार होती नहीं है। 2-4 महीने के बाद जब हकीकत सामने आने लगती है तो वो झेल नहीं पाते हैं। आज़ादी ख़त्म हो गई, अब मैं उतना फ्री नहीं हूँ, तमाम तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो वो उस समय जलते हुए तवे की तरह होते हैं कि कुछ भी हल्का सा हुआ तो फट पड़ेंगे, लगभग ऐसी स्थिति होती है। तो मैंने तलाक का ग्राफ का भी बहुत ध्यान से स्टडी नहीं किया। मेरा अनुमान है कि तलाक ज़्यादातर शादी के 1 साल से 5 साल के बीच में एक तो ज़्यादा होते होंगे। नया नया रिश्ता नहीं संभाल पा रहे, अलग हो गए। आजकल पेरेंट्स भी बहुत दबाव नहीं डालते साथ रहने का, तो वो भी सोचते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, तो आपसी सहमति से तलाक हो जाता है। वहाँ तलाक इमेच्योर ज़्यादा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए सार्त्र नाम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस पर कही। हमें लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से दिक्कत है, जबकि मैं समझ नहीं पा रहा कि दिक्कत इस व्यक्ति से नहीं है, दिक्कत किसी व्यक्ति के साथ रहने में है। मैं इसको बदल लूंगा तो भी किसी के साथ ही रहूंगा और आज़ादी वहाँ भी कम होगी मेरी। जो मिसप्लेसमेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दिक्कत एक्स में है। दिक्कत एक्स में नहीं है, वाई होता तो भी दिक्कत होती, जेड होता शायद तो भी होती, अमूमन ऐसा होता। दिक्कत तो अकेले रहने की आज़ादी खत्म होकर किसी के साथ 24 घंटे रहने में है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत इसके साथ रहने में है। इसलिए ऐसे लोग इससे अलग हो कि जब उसके साथ रहेंगे वहाँ भी दिक्कत में रहेंगे। पर एक बार कह चुके हैं, समाज ने मान लिया, अगली बार ये कहेंगे नहीं डर के हमारे, क्योंकि समाज अगली बार इनको पीटेगा अच्छे तरीके से, तो शांत रहेंगे, फिर झेल लेंगे, मैनेज करेंगे, जैसे भी चलेंगे। 40 की उम्र के बाद का डिवोर्स होता है बहुत ही शांत किस्म का डिवोर्स होता है। ये वो लोग हैं जिनकी आपस में बन नहीं रही है और इनके बच्चे छोटे हैं। इनको ये पता है कि हमारी ज़िंदगी अपनी है, पर बच्चे की ज़िंदगी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होगा, उसके सामने ना झगड़ा करेंगे, ना लड़ेंगे, ना माहौल ख़राब करेंगे। बच्चा मैच्योर हो गया
उसके बाद शांति से अलग हो गए कि भाई ज़िंदगी एक ही तुम्हारे पास है, एक ही मेरे पास है, अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। क्योंकि आजकल वो जो जिसको आप लोग योलो कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, वो वाला भी तो मामला है ना। तो सबको लगता है कि ज़िंदगी है कि एक तरीका, देखिए पुराने लोग कैसे सोचते हैं, अरे 40 के हो गए यार, अब बचा ही कितना है, ख़त्म करो। आज का आदमी क्या सोचता है, जितना बचा है उतना तो जी लूँ। तो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है समाज का, क्यों हुआ है? एक तो चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ गया है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का मन करता है, जो कि अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। फिर पारलौकिक विश्वास बहुत कम हो गए हैं। हम कहीं बेशक नहीं, लेकिन यंग जनरेशन को अंदर से बहुत भरोसा नहीं होता कि पुनर्जन्म होगा, पूर्व जन्म था। वो तो योलो वाले हैं कि यू ओनली लिव वंस, एक बार का मामला है, बार बार का चक्कर नहीं है। अब मैं ये ज़िंदगी ख़राब कर लूँ इस चक्कर में कि अगली बार ठीक होगा, या स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, या जन्नत में हूरें मिलेंगी, वो सब बेकार की बातें हैं। नई जनरेशन को पता है सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं होता है, इसी जीवन को ठीक करना है। तो जब तक उनको ये जीवन ठीक होने का स्कोप दिखता है, वो स्कोप बना के रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि तलाक की दर बढ़ेगी ही। कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बदलता हुआ समाज है। और जो भी समाज इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से गुजरता है, उसमें ये सामान्य रूप से होता है, टेंडेंसी आती है, हर जगह आती है। अभी कुछ देशों में आपको आश्चर्य होगा, कुछ विकसित देशों में तलाक की दर 85% से ऊपर है। भारत में तो शायद 1% भी नहीं है, डेसिमल में है, 1% भी नहीं है हमारे यहाँ इधर। और कुछ देशों में 85% से ऊपर है, मेरे ख्याल से 87% के आसपास है हाईएस्ट। 87 का मतलब जिन 100 शादियाँ होंगी तो 87 अलग होंगे उनमें से। उन समाजों में क्या है, वो लोग मान के चलते हैं, शादी हुई तो सबने बधाई दी, अलग हुए फिर बधाई दे दी, फिर शादी हुई फिर बधाई दे दी। वो हैबिचुअल हो गए हैं। फिर उनके यहाँ मजाक वैसे चलते हैं कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि हैबिचुअल हैं। अलग होते हैं तो वो भी सिस्टम्स बन गए हैं। सिस्टम ये बन गए कि पत्नी के साथ बच्चे रहेंगे। अब पत्नी दूसरी शादी उससे ही करेगी जो बच्चों के साथ तैयार है। भारतीय समाज में भी होने लगा है। मैंने पिछले 5 साल में ऐसी 2 शादियां देखी हैं, बहुत नज़दीकी लोगों में देखी हैं, जिनकी उम्र 50 के आसपास है। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। उसने डिवोर्स लिया क्योंकि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी। अपने बच्चों से सहमति बनाई, बच्चों की सहमति बनाने के बाद एक जगह रिश्ता हुआ, उसके बच्चों से सहमति बनी, इधर 2 बच्चे उधर 2 बच्चे, चारों बच्चों में दोस्ती हुई आपस में, फिर शादी कर ली। मैंने अपनी आँख से देखा है और मैं फील कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब पहले की तुलना में तो बहुत खुश हैं। तो अगर 2 लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्यों घसीटें भाई? मेरा बड़ा सिंपल फंडा है, किसी बुरे संबंध में होने से अच्छा है अकेले होना, अकेले होने से अच्छा है अच्छे संबंध में होना। तो जहाँ भी कोई है उसी हिसाब से अपनी प्लेसमेंट देखना कि वो कहाँ पर है और उसे कहाँ होना चाहिए। तो तलाक उतनी बुरी बात नहीं है, शादी उतनी अच्छी बात नहीं है। शादी करनी ही है, ये क्या ज़बरदस्ती है भाई? किसी का मन नहीं है, क्यों करेगा शादी? अब्दुल कलाम साहब ने नहीं की तो इतना अच्छा विज्ञान को डेवलपमेंट दी है ना, कितने लोग शादी नहीं करते हैं। और तलाक बुरा ही है ऐसा नहीं है। अगर गलती हो गई है, ज़िंदगी में हर गलती के लिए एक माफ़ी मिलती है, तो इसके लिए क्यों नहीं मिलती भाई? अगर किसी वजह से गलत रिश्ता हो गया, पर ये फैसला तुरंत नहीं करना है, भावनाओं में नहीं करना है, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। बहुत सोच समझ के, बहुत लंबी डिस्कशंस करने के बाद, कुछ मनोवैज्ञानिकों से मिलके, कुछ लीगल लोगों से मिलके, सारे पक्षों को समझने के बाद ये फैसला होना चाहिए। मजाक में नहीं होना चाहिए, पर ज़रूरी है तो होना चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल आपसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर है। जैसे कि लव मैरिज में हमारे माता पिता का ये मानना है कि सारे झगड़ों का जो जड़ है वो लव मैरिज रहती है, क्योंकि लव मैरिज में पति पत्नी के बीच अगर झगड़े होते हैं तो वो झगड़े सुलझाने के लिए परिवार में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अरेंज मैरिज में दो परिवार आपस में जुड़ के एक रिश्ता तय करते हैं, तो वह रिश्ता सामाजिक दबाव के तहत सफल हो जाता है। अब इसमें सर आपकी क्या राय है, लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल ये है कि अरेंज मैरिज में कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो लव में नहीं हैं। मतलब हम लोग जब कहते हैं ना कि अरेंज या लव, सबसे अच्छा तो है कि दोनों साथ साथ भाई, 2 लोगों में प्रेम हुआ, पेरेंट्स मान गए तो हो गया लव एंड अरेंज। उस पर काहे का लव और अरेंज करना है?
होना तो ये सही है कि दोनों चीज़ साथ साथ हों, पर हम लोग मान के चलते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि लड़का लड़की भाग के गए होंगे ट्रक के पीछे बैठ के और पेरेंट्स ने तलवारें निकालनी होंगी, यही लव मैरिज होती है। और अरेंज का मतलब है कि लड़के से पूछा भी नहीं होगा, लड़की से पूछा भी नहीं होगा और शादी कर दी होगी। ऐसा होता नहीं है। आजकल अरेंज मैरिज लव की ओर बढ़ रही है। लड़के लड़की को बोलते हैं बात कर लो भाई, आधा घंटा बात कर लो, 1 घंटा बात कर लो, कुछ तो जानो एक दूसरे को। और लव मैरिज में पूरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को साथ में लेके दिल वाले दुल्हनिया टाइप से वैसे शादी हो जाए, कोशिश तो ये होती है। विकसित देशों में अरेंज मैरिज का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। वहाँ लड़का लड़की खुद ही पसंद करते हैं। ये वहाँ अगर आप बोलेंगे कि मेरे फूफा जी ने पसंद की मेरी लड़की, तो वो लोग हंस के मर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है, क्योंकि जिनको साथ में रहना है वो मिले भी नहीं और शादी उनकी हो गई, ये नहीं समझ में आता उन लोगों को। तो नई जनरेशन आजकल भारत में भी ऐसी बात कर रही है। अरेंज मैरिज में फ़ायदा ये है कि आपको एक भरा पूरा सोशल स्ट्रक्चर मिल जाता है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनका दबाव काम करता है कि चीज़ें ठीक रहें। थोड़ा बहुत तनाव हो तो अलग नहीं हो गए, दबाव से, बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रेम विवाह में ये कि आप जानते हैं किसके साथ गए हैं, तो एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा रहता है। विफल दोनों होते हैं, खूब होते हैं। अरेंज मैरिज की नहीं चल पाया, नहीं सहमति बन गई। अरेंज मैरिज में ये ज़रूर है कि तलाक कम, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं मान के चलूँ कि तलाक कम होते होंगे, पर तलाक कम होना मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि ऐसी ज़िंदगियाँ ज़्यादा वहाँ पर हैं जहाँ तलाक हो जाना चाहिए था पर हो नहीं पा रहा है दबाव की वजह से। उस लाइफ को मैं तो लाइफ नहीं मान रहा हूँ। अगर आप उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी मान रहे हैं, अगर ये सर्टिफिकेट है कि देखो ज़िंदगी गुजार ली साथ में, तो फिर तो बात अलग है। लव मैरिज में क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा आकर्षण हुआ 6 महीने 1 साल का और आपने शादी कर ली उत्साह में आके, तो बहुत खतरा है कि बम फटेगा अगले कुछ साल के अंदर अंदर। तनाव वहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि परिवार छोड़ देता है, बेदखल, इधर से बेदखल हो गए। अब 2 लोग साथ में हैं, कोई भी 2 लोग साथ में रहेंगे 24 घंटे तो वो भिड़ ही जाएंगे आपस में। पहले क्या था कि 2-3 भाई बहन थे, उनसे बात हो गई, पेरेंट्स से बात हो गई, इधर बात हुई, उधर बात हुई, अब वो सब हट गए। इन 2 लोगों पर इमोशनल ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि सामान्य स्थितियों में अच्छी शादी चलनी भी होती तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं अपनी बात रखने के लिए। इतना अकेलापन हो जाता है। इससे प्रेम विवाह ज़्यादा अच्छे वही चलते हैं जहाँ परिवार साथ में होता है। जहाँ परिवार से झगड़ के होगी शादी, वहाँ खतरा ज़्यादा है कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमोशनल ओवरलोड हो जाएगा। फिर दोनों लोग पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जिम्मेदारियां अपनी निभा सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब 2 स्वतंत्र और जिंदा लोग साथ में जुड़ते हैं तो कोई दबाव ज़्यादा मानने के मूड में होता नहीं है। कानून भी पता होता है, अपने अधिकार भी पता है। तो ऐसे 2 लोग जो बराबर हैं, अधिकार पता है, अपना खर्चा उठा सकते हैं, किसी की धौंस क्यों सहेंगे? पेरेंट्स पहले ही दूर हो गए हैं, तो बहुत खतरा है कि साथ में नहीं चल पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जिन 2 लोगों में बहुत लंबा संबंध हो, 2, 4, 5 साल से जानते हों, ठहरा हुआ संबंध हो, उछलने कूदने वाला संबंध नहीं, ठहरा हुआ संबंध हो सके तो पेरेंट्स की सहमति के साथ, मेरे ख्याल से वो विवाह सबसे अच्छा है। और अरेंज मैरिज जिसमें आप कहीं मिले ही नहीं है, वो तो एक मतलब गीटा से लूडो खेलने वाला मामला है कि 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, चांस की बात है। 6 आ गया तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, 1 आ गया तो आप चुप रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बोलने का स्कोप तो वहाँ पर है नहीं, चुपचाप झेल लेना पड़ता है फिर तो। और जब आप किससे पहले मिलते हैं तो 6 देख के ही मिलते हैं तो फिर वहाँ अगर बाकी चीज़ें ठीक हों तो बेहतर रहता है कि परिचय के बाद प्रेम हो, प्रेम के बाद विवाह हो। ये मान लेना कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार नफरत हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी जो नफरत के साथ जी रहे हैं और जीते रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि उनके पास स्कोप नहीं है अलग होने का। और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। ठीक है। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल पिछले सवाल से ही संबंधित है। सर लव और अरेंज्ड मैरिज तो बात की बात है, क्या मैरिज स्पेशली जो मोनोगैमी कॉन्सेप्ट है क्या वो नेचुरल है? क्योंकि सर कुछ लोगों का मानना है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में ही ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है।
और शायद इसलिए कुछ ऋषि मुनि या कुछ लोग शादी जैसे आप प्रथा से बहुत बचते हैं। डांट खाएंगे अपने पेरेंट्स से जब वो देखेंगे कि आपने ये सवाल पूछा है। बड़ा बड़ा फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लिया आपने। जो बड़ी उम्र के लोगों के सामने पूछ मत लीजिएगा, रो पड़ेंगे ज़ोर ज़ोर से कि ये कितनी गहरी बात आपने कह दी है। इनका कहना ये है कि शादी का कॉन्सेप्ट अपने आप में नेचुरल है या ऐसे ही चल रहा है। तो नेचुरल की पहचान कैसे करेंगे? नेचुरल की पहचान करने का एक तरीका ये है कि सारी एनिमल स्पीशीज़ में देख लें और ह्यूमन स्पीशीज़ में देखें। हम तो ऐसे स्टडी करते हैं भाई नेचुरल क्या है। सांस लेना नेचुरल है क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भोजन करना नेचुरल है, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। नींद नेचुरल है, प्रेम की इच्छा होना नेचुरल है। तो जो हर किसी को होता है, जिसके बिना रहना अमूमन संभव नहीं है, वो नेचुरल है। और जिसके बिना हम आराम से रह सकते हैं वो आर्टिफिशियल है या बिल्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अगर हम सारी स्पीशीज की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल पक्षियों के बारे में कहते हैं कि उनमें से 90% के आसपास मोनोगैमस होते हैं। पर कहते हैं, साबित ही नहीं हुआ है। साबित कुछ और ही हो गया है कुछ दिन पहले। मैं बताऊंगा क्या साबित हुआ है। जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं और बाकी जो मैमल्स की कैटेगरी में लगभग 4000 स्पीशीज पे जो स्टडी की गई है, तो उनमें से 3% के आसपास में मोनोगैमी दिखी है। पर मोनोगैमी का मतलब ठीक से समझना, मोनोगैमी के 4 मतलब होते हैं। एक है मेंटल मोनोगैमी। इसका मतलब 2 लोग मन से इतने कनेक्टेड हैं कि किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता है। ये दुनिया के किसी स्पीशीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसानों में भी नहीं करता है। इसलिए कभी कोई आपसे ये प्रॉमिस करे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी के बारे में, आप समझ जाना झूठ बोल रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, नेचुरली इम्पॉसिबल है। तो मेंटल मोनोगैमी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। मेंटल के बाद दूसरी आती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक मोनोगैमी। इसका मतलब है कि 2 लोगों में मोनोगैमी तो नहीं है, लेकिन बच्चों के माँ बाप बनने के मामले में मोनोगैमी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी ये बच्चों के माँ बाप बनेंगे यही दोनों माँ बाप होंगे। उसके बाद आती है सेक्सुअल मोनोगैमी। सेक्सुअल मोनोगैमी का मतलब है कि फिजिकल रिलेशन केवल 2 लोगों के बीच में रहेगा, किसी और से नहीं होगा। और चौथी है सोशल मोनोगैमी, जिसका मतलब है कि समाज को नजर आएगा कि हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन कहीं भी हो सकता है। पर समाज की निगाह में हम पति पत्नी होंगे। हो सकता है कि इनमें से 1 के 4 बच्चे कहीं और भी हों। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। रिलेशन 10 लोगों से हो। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, मेंटल तो नहीं है। पर समाज की निगाह में हम लोग क और ख एक पति पत्नी हैं, तो सोशल मोनोगैमी है। पक्षियों के मामले में जो पहले स्टडीज थी वो ये थी कि पक्षियों में सेक्सुअल मोनोगैमी भी है, सोशल मोनोगैमी भी है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से साबित हुआ है कि उनमें केवल सोशल मोनोगैमी है 90% से ऊपर पक्षियों में। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। यानी अगर कबूतरी आपको बहुत प्यार करते हुए दिखें, साथ में बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और वो अंडे को से रहे हैं, बाद में बच्चा हुआ उसको प्यार कर रहे हैं, ये देख के गलतफहमी हो सकती है कि इनमें कितना गहरा प्यार है। पर बायोटेक्नोलॉजी ये कह रही है कि संभावना है कि जो बच्चा है इनमें से एक का हो, एक का ना हो। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है, सोशल मोनोगैमी है उनके बीच में। इंसानों में भी सोशल मोनोगैमी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज ने नियम बनाए, संरचनाएं बनाई। और मोनोगैमी ज़्यादा कहाँ मिलेगी? मोनोगैमी ज़्यादा वही मिलती है उन्हीं स्पीशीज़ में जहाँ बच्चे को मैच्योर होने में टाइम ज़्यादा लगता है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको कौन संभालेगा? तो आमतौर पे माँ उसकी सुरक्षा करेगी, बाप बाहर से खाना वाना लेके आएगा। जिन स्पीशीज़ में बच्चे तुरंत बड़े होते हैं वहाँ मोनोगैमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बीइंग का बच्चा सबसे लंबे समय तक डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में मोनोगैमी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। पर मोनोगैमी अकेला ऑप्शन कभी नहीं रहा है। इतिहास में देखेंगे जहाँ जहाँ युद्ध ज़्यादा हुए वहाँ बहुपत्नी विवाह या पॉलीगिनी बहुत चला। एक तो युद्ध ज़्यादा हुए तो पुरुष ज़्यादा मर गए। अब पुरुष रह गए 500, महिलाएं 1000 हैं, तो एक पुरुष पे 2 महिलाएं आ ही जाएंगी। फिर जब गए युद्ध जीतने के लिए, जीत गए, तो वहाँ की महिलाओं को उठा के ले आए, महिलाएं और ज़्यादा हो गई, पुरुष कम हैं। तो युद्ध करने वाले समाजों में जनरली पॉलीगिनी
पॉलीगिनी मतलब पॉलीगैमी का वो रूप जहां पत्नी ज़्यादा होती है, पति कम होते हैं। और जिन समाजों में रिसोर्सेज, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, वहां भी पॉलीगिनी। जहां ज़मीन बहुत कम है, बहुत ही कम है, वहां पॉलीएंड्री, एक पत्नी 4-5 पति। भारत में भी अगर आप देहरादून के पास एक जौनसार परगना है, जौनसार बाबर बोलते हैं, वहाँ खस ट्राइब है, वो अपने आप को पांडवों का पूर्व वंशज मानते हैं। अब तो कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तक अभी भी 5-10% मात्रा में होगा। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी होती है। एक हट्टी ट्राइब हिमाचल में है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखता है। कभी कोयम्बटूर जाएं नीलगिरी हिल्स के पास, तो वहाँ एक टोडा ट्राइब है, उसमें भी कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट दिखता है। ये भारत की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी एक स्टडी हुई कुछ दिन पहले सिरमौर में, 15% के आसपास परिवारों में अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी है। बच्चे या तो बड़े भाई के सारे मान लिए जाएंगे, या बारी बारी पहला बच्चा सबसे बड़े भाई का मान लिया जाएगा, दूसरा नंबर 2 वाले भाई का, तीसरा नंबर 3 वाले भाई का। जेनेटिक्स से मतलब ही नहीं है, सोशल सिस्टम है। तो मोनोगैमी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था है, इसलिए भी कि अब दुनिया में सेक्स रेशो आमतौर पर 1000 के आसपास रहता है। इक्वल सेक्स रेशो या ऑलमोस्ट इक्वल सेक्स रेशो में मोनोगैमी ही सिस्टम बनता है। तो शादी अपने आप में नेचुरल है या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। और नई पीढ़ी तो इसका मिजाज देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत शादीबाजी करने वाले हैं। तो मोनोगैमी हो या मैरिज अपने आप में हो, नेचुरल नहीं है। समाज ने परिस्थितियों को देख के सब सिस्टम्स बनाए हैं, और इसलिए हर समाज में आप देखेंगे शुरुआत में मोनोगैमी कम थी, पॉलीगैमी ज़्यादा थी। धीरे धीरे मोनोगैमी का रुझान वहाँ पर बढ़ा है। सर मेरा सवाल माओ को लेकर है। हमारे समाज में माओ से तुंग, माओ माओ मम्मी? मतलब मम्मी को लेकर। अच्छा, मम्मी को लेकर है कि पूत कपूत हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं हो सकती है। पर हाल ही में एक घटना बेंगलोर की है, वहाँ पर एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। वो माँ सीईओ थी किसी कंपनी की। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश से है, वहाँ पर एक माँ अपने बेटी के होने वाले पति के साथ भाग गई। तो अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है माओ को। अब माओ पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, माँ अगर किसी बच्चे को मारती है, अगर बच्चा बहुत छोटा अगर है, तो बहुत मजबूरी में मारती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मतलब ऐसा नहीं कि मम्मियों का जितना सम्मान हम करते हैं वो बहुत जस्टिफाइड हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। सारे मैमल्स में, बहुत सारे स्पीशीज में नेचुरल फिनोमेना ये है, बाप को बाप बनने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। एक बार का फिजिकल रिलेशन, बात खत्म। उसके बाद उसकी कोई भूमिका उसके बाद नहीं। माँ को माँ बनने के लिए 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालना है। ह्यूमन बींग से अगर बात करें तो एक तो वो 9 महीने का साथ, फिर जब बच्चा होने वाला होता है उसी प्रोसेस में उसके शरीर में चेंजेस आते हैं, उसको फीड करवा पाती है। उसी में ऐसे हार्मोन्स ज़्यादा आते हैं जिससे लगाव ऐसा होता है बच्चे के साथ कि वो अपने से ज़्यादा महत्व बच्चे को देने लगती है। जनरली ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, चाहे बिल्ली की बात कर लीजिए, बंदरिया की बात कर लीजिए। बच्चा बहुत छोटा है, अगर आपने बच्चे को हाथ लगा दिया आपको खा जाएगी उस समय। ये महिला की बात नहीं है, मादा की बात है। और ये बायोलॉजिकल है, ये हार्मोन्स ऐसे हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, 1 दिन का है, 10 दिन का है, और माँ ने उसको कहीं छोड़ दिया या मार दिया। अभी परसों की घटना है कि माँ बाप एक बस में थे, बच्चा पैदा हुआ, उसको फेंक दिया, वो मर गया। ऐसा है तो मान लीजिए कि माँ अपनी बायोलॉजी के खिलाफ जा रही है, बहुत मजबूर होगी समाज से। ऐसा कब होता है? अवैध संबंध था, बच्चा हो गया, एबॉर्शन नहीं करवा पाए, बोलते क्या हैं, बच्चा अवैध है, जबकि माँ बाप अवैध है। बच्चा कहाँ से अवैध हो? बच्चा तो अवैध ही होता है। उस बच्चे को पाले कैसे? समाज जीने नहीं देगा। तो माँ मजबूरी में क्या करेगी, किसी अनाथालय के पास छोड़ के आ जाएगी उसको, या मार देगी। आप देखेंगे जैसे कबीरदास बहुत महान कवि हुए, वो नदी में बहते हुए मिले थे। कितनी ऐसी कहानी हम सुनते हैं। अगर आप यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत मूसा है, उनकी कहानी पढ़ के देखिए, उनकी भी ऐसी कहानी है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानियां होती हैं कि जब जन्म हुआ, कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थिति हुई कि माँ को बच्चे को छोड़ना पड़ा कहीं पर। बहुत दुख के साथ छोड़ा होगा, खुश होकर तो नहीं छोड़ा होगा।
जब बच्चा बड़ा होने लगता है वो लगाव कम होने लगता है, क्योंकि अब वो बायोलॉजिकल रीजंस कम होने लगते हैं। अब क्या हुआ होगा इन घटनाओं में या ऐसी घटनाओं में, अगर 4 साल के बच्चे की हत्या माँ कर रही है, मतलब ये तो अनएक्सेप्टेबल बात है, सीधी सी बात है, कोई भी किसी की हत्या करे। जैसे उस पिता ने 4 बच्चों की हत्या की ट्रेन के नीचे, वो भी अनएक्सेप्टेबल है, माँ करे तो भी अनएक्सेप्टेबल है। माँ करे तो आश्चर्य ज़्यादा होता है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि माँ बच्चे से प्रेम ज़्यादा करती है, जो सही बात भी है। होता क्या है कि आज के ज़माने में अगर पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, अलग हो गए हैं, बच्चे को लेकर झगड़ा चल रहा है, उस मामले को जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, कुछ मामला ऐसा था, बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा बहुत चल रहा था। माँ भी रसूख वाली है, बाप भी शायद ठीक रसूख वाला था, और झगड़ा ईगो पे इतना आ गया है कि अब झेल नहीं पा रहे हैं, अपना करियर भी दांव पे लगा हुआ है। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा मोमेंट आ जाता होगा जहां लोग अपने सेंसेस से दूर निकल जाते होंगे, बेवकूफ़ी के चरम पे चले जाते होंगे, और तब ऐसा फैसला कोई कर सकता है कि अपने बच्चे को मार दे। ऐसा कुछ हुआ होगा। एक्सेप्शन ही मानना चाहिए, नियम उसको नहीं मानना चाहिए, बहुत रेयर बात है। और जो बात यह है कि एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ ही भाग गई, बुरी बात तो है ही, पहली नज़र में तो यही कहेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी ऊपर ऊपर तैरना पसंद नहीं करता, वो तो चाहते कि अंदर जाके झांक के देखे। जो सास सुनते ही लगता है कि उसकी उम्र 50-60 साल रही होगी। उस महिला की उम्र 36-37 साल ही थी, और आज के ज़माने में 36-37 साल में लड़कियां शादी करती हैं जनरली। ऐसी उम्र नहीं थी, जो लगता है कि अपनी बेटी की उम्र कितनी थी, 20-22 साल थी। वो माँ बनी होगी बहुत कम उम्र में, 12-13 में शादी हो गई होगी, 15 में माँ बन गई होगी। तो बेटी 20-22 साल की है, माँ 35-37 साल की, इतना ही मामला है। आपने कभी सोचा कि बहुओं को अपने जेठ के सामने, ससुर के सामने पर्दा क्यों करना पड़ता है? ये परंपरा कब बनी होगी? जब ससुर और बहू में अंतर 15 साल का ही होता था। लड़का है 20 साल का, उसका बाप 35 साल का है, पत्नी 19 साल की है। 35 साल का पुरुष सेक्सुअली बहुत एक्टिव व्यक्ति है, तो पर्दा वर्दा वो सब करने की ज़रूरत पड़ती है। आज के ज़माने में बेटा 34 साल की उम्र में शादी कर रहा है, पत्नी उसकी 33 साल की है, बाप 70 साल का हुआ पड़ा है। अब पर्दे की ज़रूरत नहीं। जब तक आप उस एज के गैप को नहीं समझेंगे जिससे सब कुछ हो रहा है। अब इस मामले में जो उस महिला के बयान से समझ में आया कि शादी हुई, माँ बनी, घर में वो रिश्ते थे नहीं, प्रेम था नहीं, सद्भाव था नहीं, झगड़े थे, अकेलापन बहुत ज़्यादा था। जब कोई बहुत अकेला होता है, बहुत घुटन में होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबसे सॉफ्ट टारगेट वही होते हैं। जो बहुत अकेला है, किसी भी उम्र का हो या बहुत अकेली हो, कोई उससे प्रेम नहीं करता है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, मतलब काम निकलवा रहे सारे अपना अपना कि मम्मी खाना बना दो, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, प्रेम की बात कोई नहीं कर रहा उससे, और उसको लगातार फील हो रहा है कि मैं तो केवल एक वस्तु हूं। और ऐसे में किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दे, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं ऐसे समय में, बड़े बड़े लोग। तो मेरे ख्याल से इसमें मामला लस्ट का नहीं रहा होगा, वासना का नहीं रहा होगा, वो तो बहुत सेकेंडरी बात रही होगी। प्राइमरी बात ये रही होगी कि एक इंसान हमारे परिवार में आ रहा है जो मुझसे ठीक से बात करता है, और बात करते करते वो इतनी भर गई होगी, उसने अपनी बातें बताई होंगी, मन हल्का होने लगा होगा, फिर उसका इंतज़ार करने लगी होगी। और संयोग की बात यह है कि लड़के को भी बेटी से ज़्यादा अच्छा माँ से बात करने में लग रहा हो। ये कितनी इंटरेस्टिंग और अजीब सी बात है। एक तरफा तो ये कई बार होता होगा, कई लोगों को ऐसा फील होता होगा, पर इसमें आश्चर्य की बात है कि दोनों तरफ से हुआ, और इतने साहस के साथ हुआ कि भाग गए। बिना भागे ऐसा कई परिवारों में होता हुआ कि भाई कोई सास है, उसको दामाद से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बहू है, बहू की अपने पति से उतनी नहीं बन रही है, पर पिता समझदार है, पिता बहू को समझाता है, बाप की तरह समझाता है, और बहू को अपने ससुर से पिता के रूप में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ये तो सामान्य बातें हैं, हो सकता है किसी भी घर में, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ।
तो मैं फिर कहूँगा जब तक सारे फैक्ट्स ना पता हों आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें लस्ट का मामला कम रहा होगा, इसमें एक प्रेम और मूल्य मिले, मुझे कोई समझे, कोई तो मेरी कद्र करे, ये वाला भाव थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। थैंक यू। सर अब हम बात थोड़ी सी नई पीढ़ी की कर लेते हैं, जैसे जेन जी, जेन अल्फा। इन लोगों के लिए रिश्ते के मायने एकदम अलग है। ये शादी में इतनी रुचि नहीं रखते, बट लिविंग और डेटिंग में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और ये लोग ये भी मानते हैं कि शादी की जो व्यवस्था है, यानी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो आपको क्या लगता है सर कि सच में शादी और परिवार का जो भविष्य है वो खतरे में है? सच बताऊं तो है, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, ये सब चीज़ें शुरू होने में सैकड़ों साल लगते हैं, ख़त्म होने में सैकड़ों साल लगते हैं। ये जाति व्यवस्था है, कोई कितनी भी ताकत लगा ले 500,000 साल से कम में ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत गहरे सोशल इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म होने में भी लंबा समय लगता है, आसान नहीं होता है। तो विवाह और परिवार ख़त्म हो जाएंगे ये 2 दिन के बाद तो है नहीं, हज़ारों साल लगेंगे। पर इनके ख़त्म होने की प्रक्रिया हो सकता है शुरू हो चुकी हो। मेरा रफ़ आइडिया, अगर आप पूछें, रफ़ आइडिया ये है, बड़े शहरों में भारत में आज से 100-200 साल के बाद इक्वल नंबर में लोग होंगे जो शादी करेंगे और नहीं करेंगे। 500 साल बाद शादी करने वाले शायद माइनॉरिटी माने जाएंगे, जो नहीं करते हैं वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। 1000 साल बाद शायद लोग कहेंगे कि अच्छा, जानते हो कानपुर में एक शादी हुई है, 300 साल बाद हुई है। शायद 1000 साल बाद ऐसी बातें हों, क्योंकि मैं तो समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, सोशियोलॉजी ये मानती है कि कोई भी सोशल सिस्टम ज़रूरतों से पैदा होता है, ज़रूरतें बदलने पे ख़त्म हो जाता है। तो शादी कुछ ज़रूरतों से पैदा हुई थी। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा झुंड है जिसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई भी किसी पे हमला कर देता है। जैसे एनिमल्स में आप देखेंगे, कोई नियम नहीं है, कोई डॉग है किसी बिच पे हमला कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ह्यूमन बींग्स में भी शुरू में ऐसा होता होगा, जब हम झुंड में रहते थे तो बड़े बूढ़े एप्स ने मिलकर तय किया हुआ है भाई सिस्टम बनाओ, ऐसे ठीक नहीं है। क्यों सिस्टम बनाओ? एक तो कौन किस पे हमला कर दे भरोसा नहीं है, सुरक्षा मिले सबको। दूसरा, कौन सा बच्चा किसके पता ही नहीं चल रहा, तो परवरिश कौन करेगा? तो बच्चे की लेजिटिमेसी एक बड़ा भारी सवाल था, जो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सॉल्व हो चुका है, तब सॉल्व नहीं हो पाया था। और उस समय सॉल्व करने का एक ही तरीका था कि एक स्त्री केवल एक पुरुष के साथ रहे, क्योंकि बच्चा तो माँ के पेट से होगा। माँ एक ही पुरुष के साथ रही है तो ये तय होगा कि बच्चा इस पुरुष का है, और कोई तरीका है ही नहीं। इसीलिए कहावत चलती है अफ्रीका में, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। ऐसी बहुत कहावतें हैं। मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ, ये कहा जाता है। ये लीगल डिक्टम में भी ऐसी बातें चलती हैं। तो शादी बनाई कि 2 लोग अब साथ में रहेंगे, या अगर मोनोगेमी नहीं तो 1 पति है, 4 पत्नियां हैं, ये सब साथ में रहेंगे। अब इन पत्नियों पर कोई दूसरा पुरुष नजर उठा के नहीं देखेगा, एक नॉर्म बन गई, सबने मान लिया। देखेगा तो पिटेगा, सब मारेंगे उसको, अब नॉर्म बन गई। अब वो महिला या महिलाएं सुरक्षित हैं कि एक पुरुष हमारा साथ है, इनका बच्चा हुआ, पहले से पता है कि पैटर्निटी किसकी है, बच्चे को नाम मिल गया, उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उस पुरुष की पहले से फिक्स है, उसी को खतरे उठाने उस बच्चे के लिए। और फिर बड़े होने की प्रक्रिया, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, तो बच्चा इनकी जिम्मेदारी उठाएगा, उनके बुढ़ापे का इंश्योरेंस। तब तो इंश्योरेंस भी नहीं था, मेडिक्लेम भी नहीं था, ये बच्चा ही मेडिक्लेम है, बच्चा ही टर्म इंश्योरेंस है उस समय। तो इतनी सारी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मैरिज सिस्टम बना होगा, उससे फैमिली बनी होगी। अब हो ये रहा है कि लगभग इन सारे नीड्स के लिए अलग अलग उपाय समाज में हैं, कोई कलेक्टिव सिस्टम नहीं। और फिर अब सुरक्षा इतनी है समाज में, जो बच्चे आजकल के बड़े शहरों के हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा उनके पास हो जाता नौकरी करने से, और हर बीइंग की एक मंशा होती है कि अगर मैं अपनी आज़ादी बचा सकूं तो बचा लूं। आज़ादी खोना सबसे बुरा होता है, और आप किसी सिस्टम का पार्ट बनते हैं, आज़ादी खोनी पड़ती है। सिस्टम के बाहर रहने में आज़ादी बनी रहती है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, उनसे मैं पूछता हूँ, ये बात करता हूँ, तो वो जनरली ये मान के चलते हैं कि शादी करेंगे तो 30 के बाद करेंगे।
पहले यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी इसी माइंडसेट के होंगे। 30 तक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, डेटिंग करेंगे, दोस्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम बनना नहीं चाहते, किसी जगह अपनी आज़ादी कम नहीं करना चाहते। करियर बना लेंगे अपना, थोड़ा पैसा बचा लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। उनको इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी सबको है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनेगी। और जब जीवन को ठीक से जीने के बाद स्थिर हो जाएंगे और हमें ये भरोसा हो गया कि अब हम मेंटली मैच्योर हो गए पति या पत्नी बनने के लिए और माँ या बाप बनने के लिए, तो हम शादी करेंगे। आगे चल के कुछ लोग कहेंगे कि उसके बाद भी क्यों करेंगे, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, नहीं करते। अब शादी की ज़रूरत क्या है, किसी के साथ रहना है तो को लिविंग में भी लोग रहते ही हैं। को लिविंग को लीगल स्टेटस से मिल चुका है। अभी तो जो टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आ रही हैं, ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते हैं, लोग उनसे शादी करेंगे आगे चल के। ये बहुत जल्दी अगले 5 साल में दिखेगा। ऐसे रोबोट जो इंसान दिखते हैं, स्किन भी इंसान जैसी है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, सुंदरता चेंज कर सकते हैं, वो शिकायत भी नहीं करते कभी। 24 घंटे आपके लिए वो, मतलब जैसा आप जिस रूप में आप चाहते हैं वैसे रहते हैं। अभी हमें मजाक लग रहा है, आज से 10 साल पहले मैं बोलता था कि कोई भी किताब पढ़ने में जो सुख है ना, वो आईपैड से पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने में नहीं है। हमारी अगली जनरेशन को पूरा सुख मिल रहा है आईपैड से पढ़ने में, उन्हें चाहिए नहीं किताब कॉपी। हम तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, अगली पीढ़ी को तो अपने तरीके हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ियां मुझे नहीं पता क्या करेंगे, क्या पता उनको रोबोट से ज़्यादा दोस्ती होने लगे, प्रेम होने लगे। कंपेनियंस एआई के अभी कल परसों फिर ग्रोक ने निकाल दिया है, और भी कई लोग निकालते हैं। हो सकता है कि आगे वाले लोग रियल दोस्तों से ज़्यादा उनके दोस्त एआई कंपेनियंस हों। अब पहले क्या था कि अगर आप लड़कियों के लिए स्पेशली अगर 32 की उम्र तक शादी नहीं की तो माँ बनना मुश्किल होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब तो पोस्ट ह्यूमस रिप्रोडक्शन चल रहा है कि लोग मर गए हैं पर मरने से पहले स्पर्म अपना डोनेट करके गए हैं, वो फ्रीज करवा लिया है, एग फ्रीज करवा लिया है। ऐसे केसेस हैं। एक आदमी मर गया अचानक और स्पर्म फ्रीज करवा लिया था, उसके मरने के 10 साल बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। बायोटेक्नोलॉजी उस लेवल पे आ गई है। तो पेरेंटहुड चाहिए तो उसके 1000 उपाय हैं, है ना, किसी भी उम्र में। आईवीएफ के थ्रू हरियाणा पंजाब में 55-60 साल की महिलाएं माँ बन रही हैं आजकल। सरोगेसी है ही। तो किसी महिला को अगर मन करता है कि मैं नौकरी करूं, खूब आगे बढ़ूं, अपना करियर बनाऊं और मैं शादी वादी या बच्चा 45 की उम्र के बाद सोचूंगी, तो भी मेडिकली संभव है। हालांकि उसमें मतलब दिक्कत है, परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा, संभव तो है। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा फिनोमेना, आज़ादी की भूख, डेटिंग जैसी ऐप्स होने की वजह से पहली बार इतना आसान है लोगों से मिलना जुलना, जो कभी आसान नहीं था। जितने चेंजेस 100-200 साल में होते थे वो अचानक इस पीढ़ी के सामने 10 साल में हो गए हैं। दिक्कत ये है, ये बदहवासी की हालत में समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया अचानक। इतने चेंजेस जब होते हैं तो इसको एनोमिक सिचुएशन बोलते हैं, एनोमी बोलते हैं हम सोशियोलॉजी में। एनोमी का मतलब है कोई नॉर्म नहीं है, नॉर्मलेसनेस है, कोई सिस्टम बन ही नहीं पा रहा, हर इंसान अपने हिसाब से जी रहा है। धीरे धीरे सिस्टम्स फिर से बनेंगे। पर हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या विवाह का भविष्य खतरे में है, मेरी पर्सनल गट फीलिंग ये है कि हाँ, 500-1000 साल बाद हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस क्रिएट हों। ऑप्शन तो आएगा ही, विवाह नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। इंसान की ज़रूरतें तो पूरी होंगी ही, तो ज़रूरतें पूरी करने के नए नए स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। और सोशियोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते बहुत इमोशनल होकर बात नहीं करनी, हाय परिवार के बिना कैसे जिएंगे, हाय विवाह के बिना कैसे जिएंगे। अरे आज से 5000 साल पहले विवाह नहीं होता था। इंसानों का इतिहास 10 लाख साल का है, उसमें शादी का इतिहास 5000 साल का है सिर्फ। तो 9,95,000 साल इंसानों की सभ्यता बिना शादी के ही रही है। ये कोई नियम थोड़ा है। ये तो क्या होता है कि जो चीज़ें चलती हैं फिर हम धर्म और उन सब बातों से मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक है, नित्य है, नियम है। ये तो समाज को समझाने के तरीके होते हैं, पर समाज की अपनी एक गति है और वो इन बातों से रुकती नहीं है। चेंजेस आएंगे तो आएंगे। औद्योगिकरण, शहरीकरण से जो बदलाव यूरोप में आए हैं, अमेरिका में आए हैं, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए उनको रोक नहीं पाएंगे। वो यहाँ भी आएंगे। बेंगलोर में आ रहे हैं, नोएडा में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, आके रहेंगे।
वो मेरे या आपके चाहने से रुकेंगे नहीं। सर मेरा ये प्रश्न है, कहते हैं जब तक जॉइंट फैमिली थी तब तक तो सब ठीक था, ठीक है, बट जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हमारी, वहाँ पर बच्चे अलग हो गए, क्या एकदम अकेले हो गए। उसके बाद फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई ना तो उनको दादा दादी से कोई संस्कार मिले, ठीक है, तो ऐसे समय में सर आपको लगता है कि समाज को बचाने के लिए हमें जो जॉइंट फैमिली है वो होना चाहिए? मैं तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ भाई, और हम ये मानते हैं कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हमारी चॉइस नहीं होती है, वो सोशल कंपल्शन से पैदा होती है। तो जॉइंट फैमिली पहले भी थी, आज भी हैं। आज उसको हम बोलते हैं फंक्शनली जॉइंट फैमिलीज बोलते हैं। फंक्शनल जॉइंटनेस एक कॉन्सेप्ट है। देखो, जब शहरीकरण होता है ना, तो बड़े शहरों में जब हम आते हैं, शहर में ज़मीन महंगी होती है, घर महंगा होता है। जो गरीब आदमी है, निम्न वर्ग का, लोअर क्लास का, उसके पास इतनी ही सैलरी है कि किसी तरह से जिंदा रह सके, क्योंकि वो पत्नी या पति के बिना रह नहीं सकता, तो उसको साथ में लेके आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम कर लेती है, किसी घर में काम कर लेती है। उनके बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इतना अफोर्ड करते हैं। इतना उनके बूते में है ही नहीं कि अपने पेरेंट्स को लाके एक दूसरा कमरा बनवा के घर में रख सके। तो गरीबों के लिए शहरों में जॉइंट फैमिली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मध्य वर्ग के लिए इसलिए इम्पॉसिबल है कि मध्य वर्ग नौकरी पेशा है। मान लीजिए 4 भाई हैं, एक की नौकरी दिल्ली में, एक की बेंगलोर में, एक की चेन्नई में, एक की इलाहाबाद में है। कैसे जॉइंट फैमिली बनेगी? एक साथ रहने की कितनी भी कोशिश कर लें, कब किसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ट्रांसफ़र में पूरा खानदान लेके जाएंगे, नौकरी एक है, जा रहा है पूरा खानदान, ये हो नहीं पाएगा, इतना तो पैसा भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए जॉइंट फैमिली बड़े शहरों में केवल बिजनेस क्लास में हो सकती है। बहुत पैसा है, बिजनेस उसी शहर में है, ट्रांसफ़र होना नहीं है, और क्योंकि बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे झंझट हैं, तो जॉइंट फैमिली के सब लोग मिलकर मैनेज कर लेते हैं। ऐसी स्टडीज़ हैं कि जॉइंट फैमिली बड़े शहरों में केवल अपर क्लास में ही हो सकती हैं, लोअर और मिडिल क्लास में होना रेयरली संभव है, एक आध केस में हो तो हो, सामान्यतः नहीं। गांवों में क्यों होती है? क्योंकि गांव में ज़मीन है, वो ज़मीन एक पूरी फैमिली की है, वहीं खेती करनी है, वहीं रहना है, ना ट्रांसफ़र होना है। अगर परिवार बटा तो ज़मीन बट जाएगी, ज़मीन ना बटे सबके हित में है। तो जॉइंटनेस जो है फैमिली की, वो वहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के रिजल्ट के रूप में ज़्यादा रहती है। तो हमारे चाहने से नहीं होता कि हम जॉइंट फैमिली बनाएं या न्यूक्लियर बनाएं। हम जिन परिस्थितियों में, वहाँ ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये बात सही है कि जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें कुछ फ़ायदे होते हैं, बच्चों को फ़ायदा मिलता है, बच्चों को पूरा गाँव घर के अंदर मिल जाता है, दादा दादी हैं, कहानियाँ सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, रिश्तेदार इतने सारे हैं, कज़न्स इतने सारे हैं कि दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सारे दोस्त तो सब घर में हो जाते हैं। ये फ़ायदा है। नुकसान ये है कि झगड़े ज़्यादा होते हैं। किसी न किसी भाई को लगता ही है कि मेहनत ज़्यादा मैं करता हूँ पर पैसे मुझे कम मिलते हैं। किसी न किसी भाई की पत्नी को ऐसा लगता है कि सारी मेहनत तो मेरा पति करता है और मज़े वो करती है, उसकी पत्नी करती है। झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर में स्प्लिट होना, न्यूक्लियर का अगली जनरेशन में फिर जॉइंट हो जाना, प्रोसेस चलता रहता है, कोई ऐसी खास बात नहीं। आजकल शहरों में क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में जॉइंटनेस की कोशिश होती है। जैसे 3 भाई हैं, अलग अलग शहरों में हैं, पेरेंट्स कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। जिसका बच्चा छोटा है, दादी माँ 2 साल के लिए वहीं चली गई, इसका बच्चा पाल के बड़ा किया तब तक उसका हो गया, अब दादी माँ वहाँ चली गई, अब 2 साल वहाँ गुजारेंगी। ऐसे ही पेरेंट्स को दिक्कत है तो तीनों भाइयों ने या बहनों ने जिम्मेदारी बांट रखी है कि भैया इस महीने आप घर चले जाओ 4 दिन के लिए, अगले महीने मैं चला जाऊँगा, अगले महीने ये चला जाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शनल जॉइंटनेस। तो जितनी जॉइंटनेस रहे अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली बुरी नहीं है। वो तो बड़े शहरों की और मतलब औद्योगिकरण की पैदाइश है, उसमें इक्वालिटी ज़्यादा होती है, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग कई बार ज़्यादा अच्छी होती है, पर क्योंकि वो अकेले हैं तो सिर फोड़ना भी ज़्यादा होता है, क्योंकि और सपोर्ट सिस्टम्स काम नहीं करते। इन जनरल जॉइंट फैमिली में फ़ायदे ज़्यादा हैं, पर हमारे चाहने से जॉइंट फैमिलीज बन जाएंगी बड़े शहरों में, ऐसा हो नहीं पाएगा, वो मुश्किल है।
सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली में जेंडर रूल्स बदल रहे हैं, महिला नौकरी करने जा रही हैं और पुरुष घर के काम में हाथ बढ़ाने लगे हैं। क्या भारतीय समाज इसको आसानी से पचा पा रहा है? न्यूक्लियर फैमिली में आजकल ये होता है कि जब महिलाएं बाहर नौकरी करती हैं तो भाई सीधी सी बात है कि एक तो घर का काम पहले बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। अगर अपने हाथ से कोई कर रहा है तो, अगर कोई मेड लगा रखी है तब मैं नहीं कह रहा हूँ। घर का काम अपने आप में इतना होता है, स्पेशली बच्चा होने के बाद, कि वो नौकरी से कम तो नहीं है। अब महिला नौकरी अगर बाहर करने जा रही है क्योंकि घर को पैसे भी चाहिए, सिंगल सैलरी से काम नहीं चल रहा है। आजकल नई जनरेशन बोलती है डिंक, ड्यूअल इनकम नो किड्स। उनका फॉर्मूला है कि पति पत्नी पैसा कमाएंगे, बच्चे नहीं करेंगे, तो पूरी मौज है, डबल इनकम नो किड्स। कुछ है सिंक वाले, सिंगल इनकम नो किड्स वाले भी हैं। और जो पुराने लोग हैं बेचारे, सिंगल इनकम 7 किड्स टाइप चलता है उनका, तो वो तो क्या करें बेचारे, उसी में काम चलाना है उनको। अब महिला बाहर नौकरी इसलिए करती है कि परिवार को पालना भी तो है, पैसे कहाँ से आएंगे। पति के संस्कार पुराने हैं, उसको लगता है कि भाई खाना तो बढ़िया मिलना चाहिए और चटनी तो हाथ से कूटी हुई मिलनी चाहिए, रोटी गरम गरम मिलनी चाहिए। बचपन से वही देखा है और उसको बचपन से ही सिखाया कि जो तुम्हारी पत्नी आएगी वो ये काम करेगी तुम्हारे लिए। जब तक माँ कर रही है माँ करे, फिर पत्नी करेगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वही रहती है, कपड़े धुले हुए मिलेंगे। पर ये समझा नहीं कि पत्नी भी नौकरी करती है, तो धीरे धीरे फिर दबाव बनता है कि भाई तुम भी कुछ करो। फिर पति भी खाना बनाने लगता है, धीरे धीरे बर्तन धोने लगता है। मतलब जो कम स्किल वाले काम है, बर्तन धोना, पोछा लगाना, वो सब शुरू कर देता है। जैसे खाना बनाने में स्किल चाहिए, उतना नहीं आता है तो बर्तन तो धो ही सकता है कम से कम। कपड़े धोने में उतनी स्किल नहीं लगती तो कपड़े धो दिए। धीरे धीरे चेंजेस ऐसे आते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि रेजिस्टेंस तो है ही, आदत छूटती कहाँ है। मन तो करता है कि गरम गरम खाना मिल जाए बना हुआ, मजबूरी में आदमी फिर काम कर ही लेता है। तो थोड़ा सा भी है, स्ट्रगल है। वर्किंग वीमेन के सामने स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं कि रोल कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कि नौकरी भी करनी है, घर भी संभालना है। घर में पति ने उतना काम शुरू नहीं किया जितना मैंने बाहर पैसा कमाने में मदद करनी शुरू कर दी। ये जो क्राइसिस है, ये इंडियन वीमेन के बारे में आजकल माना जाता है। इस पे कुछ पति बोलते हैं नौकरी छोड़ दो, मैंने कब कहा नौकरी करने के लिए, मैं इतना कमा लूँगा। तो पत्नी नौकरी छोड़ती भी नहीं है, खास बात ये है। तो क्यों नहीं छोड़ती है? क्योंकि नौकरी में पैसा एक पक्ष है, असली पक्ष है घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना, वहाँ 10-20 लोग हैं, बात हुई, हंसी मजाक हुआ, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, अपने लिए पैसा कमाती हूँ, मेरा करियर है, ये सारे संतोष मिला के इतने ज़्यादा हैं कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो भी नौकरी छोड़ना कोई नहीं चाहता है आमतौर पे। तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो भी नौकरी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेटिस्फेक्शंस हैं, कॉन्फिडेंस है कि कम से कम किसी क्राइसिस में मेरे पास एक वैकल्पिक रास्ता है ज़िंदगी जीने का, इसलिए नौकरी छोड़ती नहीं। तो थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, पुरुष भी समझ जाएंगे। कुछ महिलाएं इसका फ़ायदा भी उठाती हैं, काम कम करती हैं और पति को हड़काती ज़्यादा है। ऐसा भी होता है कि बाहर नौकरी उनकी ऐसी कम टाइम वाली 3 ही घंटे वाली नौकरी है, मान लीजिए पति 9 घंटे वाली नौकरी करता है, और पति क्या बोल रही है, मैं भी नौकरी करती हूँ, धो बर्तन। अब वो कह रहा भाई मैं 9 घंटे काम करता हूँ, तुम 3 घंटे काम करती हो, तो थोड़ा घर का काम ज़्यादा कर लो। पर उसने जो पढ़ा था, नारा पढ़ा था, उसमें वहीं तक लिखा हुआ था, उसके आगे समझाया नहीं था कि ये चीज़ें सोच समझ के आपसी अंडरस्टैंडिंग से, बैलेंस से होती हैं। बैलेंस तो सीखा नहीं था, केवल नारा सीख लिया था, बराबरी का मतलब है बर्तन धुलवाना और खाना बनवाना। तो कई पुरुष ऐसे हैं जो बाहर के बहुत काम करते हैं। गांव में किसी कुछ हो गया, किसी परिवार में हो गया, पति ही जा रहा है वहाँ पर, खुशी हुई गमी हुई, पति ही जा रहा है हर जगह, तब पत्नी नहीं कह रही कि मैं जाऊँगी हर जगह। तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट करके तब बनता है, और ये केवल वो 2 लोग समझदारी समझ पाएंगे कि इक्वल कहाँ हुआ। सर, परिवार को लेके काफ़ी चर्चा हुई, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि परिवार के बिखरने की समस्या क्या शहरों तक ही सीमित है या गांव भी इसके चपेट में आ रहे हैं? सब चपेट में इसके। साथ ही साथ क्या भारत में ही इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं या भारत के बाहर भी? बाहर तो पहले देख लिए थे, बाहर से तो आए हैं। वेस्टर्नाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज बनी,
फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी ब्रेकअप्स आने शुरू हुए। जैसे जैसे महिलाओं के अधिकार बढ़े वैसे वैसे उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू किए, तो परिवार का परंपरागत ढांचा छिन्न भिन्न होने लगा। जो बने वो सिमेट्रिकल परिवार बने। सिमेट्रिकल का मतलब बराबरी वाले परिवार बने। गांवों में थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब क्या है कि जो न्यूयॉर्क में है वही गांव में एक साथ चल रहा है। पहले न्यूयॉर्क और गांव में 100 साल का अंतर रहता था, अब 100 सेकंड का भी अंतर नहीं है। इसलिए गांव इस समय ना एक साथ 150-200 साल का जंप लगा रहे हैं सोशल नॉर्म्स में, कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो मेरे ख्याल से तो इस समय, अनुमान से मैं कह रहा हूँ कि शहरों में जितनी समस्या है उससे ज़्यादा गांवों में है, क्योंकि शहर तो पहले से वो चीज़ झेलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा और हो गया। गांव तो बहुत अलग किस्म की दुनिया में चल रहे थे, अचानक इतना बड़ा हमला हुआ है, तो वहाँ जो चेंजेस आएंगे बहुत बड़े झटके में आएंगे, तो वो तो झेलना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मेरा अनुमान है समाजशास्त्र के विद्यार्थी की हैसियत से कि गांवों में तूफान इस समय ज़्यादा बड़ा होगा। दिख रहा है तो भी, नहीं दिख रहा है तो भी जल्दी ही दिखेगा, है ना। सर मेरा सवाल है कि जब महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए महिला खुद ही जिम्मेदार है। जैसे अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं या फिर वो देर रात या शाम तक घर से बाहर है, तो ऐसा कहा जाता है कि यही इसका कारण है। और यहीं दूसरी तरफ ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। तो कोई सेंसिटिव व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है? तो ये मूर्खता ही, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो। इसे यूं समझें कि एब्सोल्यूट सेंस में कपड़े कम होने या देर शाम तक बाहर रहने से अपराध का संबंध बनता नहीं है। सिंपल सी वजह है कि यूरोप के देशों में कपड़े कम हैं, अपराध भी कम हैं। अफगानिस्तान में कपड़े ज़्यादा हैं, अपराध भी ज़्यादा हैं। एनिमल्स में कपड़े एकदम नहीं हैं, अपराध भी नहीं के बराबर हैं। बहुत सारी ट्राइब्स में कपड़े बहुत कम हैं, सेक्सुअल अपराध नहीं के बराबर हैं, है ही नहीं एकदम। तो कपड़े कम हैं या ज़्यादा हैं, इससे अपराध कम या ज़्यादा होगा, ये बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन जो इसमें मिसिंग पॉइंट है वो ये है, किसी मेल पॉपुलेशन की आदत फीमेल पॉपुलेशन को कैसे देखने की है, उससे डिफाइन होता है। इसे यूं कहें कि जैसे यूरोप के मेल को यूरोप में किसी फीमेल को बहुत कम कपड़ों में देखने की आदत है, अजीब नहीं लगता, नॉर्मल सा लगता है। अब नॉर्मल है, ऐसे बहुत महिलाएं घूम रही हैं, बहुत सारे पुरुष घूम रहे हैं, तो अभ्यस्त हैं उसके लिए। लेकिन अफगानिस्तान के आदमी को हो सकता है कि अगर वो किसी लड़की का पैर भी देख ले तो पागल हो जाए कि ये क्या देख लिया, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ के लिए, अभ्यास एकदम नहीं है। और जब वो अफगानिस्तान का आदमी अगर गलती से सीधे चला गया इंग्लैंड, और वहाँ भी ऐसे इलाके में जहाँ लोग बहुत ही ओपन कल्चर वाले हैं, दिमाग फट जाएगा उसका। तो इसे एनिमल किंगडम में कपड़े नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, ट्राइबल्स में कपड़े बहुत कम है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभ्यास है, आदत है। किसी बंदर को, किसी बंदरिया को देख के कम से कम इसलिए वो उसके पास नहीं जाता कि कपड़े नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि वो तो नॉर्म है उनकी। इसलिए कहना ये है कि अगर किसी समाज में कपड़ों का एक खास तरीका है, एक झटके में वो हटता है, तो थोड़ी सी उठापटक समाज में होती है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप लड़कों को इससे माफ़ कर दें। उनकी जिम्मेदारी है कि इन हलचलों को, इन सिचुएशंस को जब्त करना सीखें। इस वजह से किसी पे हमला कर दें, ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं मानना चाहिए। सर, जैसा हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको जानकारी और उसमें डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसको जानने में आपको काफ़ी रुचि है। तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है और जो अभी मैरिज सिस्टम है, उस सब में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, क्या उन सबको समझने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसे एआई और रोबोटिक्स, उन सब में भी समझा जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी और फैमिली का पूरा एक इतिहास है।
आज से 100, 200, 300 साल पहले की महिलाओं की ज़िंदगी क्या थी? लकड़ी काट के लाओ, चूल्हा बनाओ, पानी भर के कहीं से लाओ, नदी से या कहीं और दूर से पानी लेके आओ, खाना तुरंत ही बनाना है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, कपड़े धोने में बहुत ऊर्जा खर्च होती थी। ये जो सारा मूवमेंट महिलाओं का है उसके पीछे तकनीक की भूमिका सबसे बड़ी है। सबसे पहला काम जिसको हम बोलते हैं तकनीक की दुनिया में, वॉशिंग मशीन, जिसने कपड़े धोने का काम मैकेनाइज कर दिया और 2-3 घंटे आप कह सकते दिन के महिला के हाथ में सुरक्षित होने लगे। सब्जी बनाने के लिए इतने मसाले कूटना, ये करना वो करना, मिक्सर ग्राइंडर के आते ही वो समस्या खत्म हो गई। मिक्सर ग्राइंडर वरदान है महिलाओं के लिए। एलपीजी कनेक्शन आने के बाद लकड़ी काट के लाना, चूल्हा बनाना, धुएं से आंखें जलाना सब खत्म हो गया। किचन में के खट से यूं किया खाना बनाना शुरू। जिस दिन पानी का कनेक्शन घर तक आ गया, नल घर के किचन में लगा हुआ है, अब दूर नदी पे जाके पानी भर के भी नहीं लाना है। जिंदगी कितनी आसान हो गई है। इन सारी तकनीकों ने, माइक्रोवेव ओवन आ गया, अब खाना गर्म करना भी आसान हो गया, ना बर्तन से निकालना है, कुछ नहीं, बर्तन डाला, गर्म किया, आराम से खा लिया। जैसे जैसे ये सब चीज़ें आती गईं वैसे वैसे महिलाओं के ऊपर जो बोझ थे वो कम होते गए। कम हुए तो फुर्सत मिली, साथ में एनर्जी बची, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जब एनर्जी और फुर्सत दोनों मिले तो सोचना शुरू किया अपने बारे में भी। सबने सोचा, अपने अधिकारों के बारे में सोचा, पढ़ाई के बारे में सोचा। घर से बाहर नहीं निकल पाती थी तो स्मार्टफोन ने, इंटरनेट ने, एआई ने सब सिखाना भी शुरू कर दिया। यूट्यूब ने हर बात सिखानी शुरू कर दी। अब घर के अंदर रह के महिला लगभग वो हर चीज़ जान सकती है जो पुरुष बाहर जाके सीख के आता है। एआई में तो कुछ भी नहीं बचा है। तो तकनीकें ही हैं जो समाज को उथल पुथल के दौर में लेके जाती हैं और बराबरी की ओर लेके आती है। ये तो हुआ परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसे थोड़ी बेहतर हुई। अब भविष्य का जो परिवार है उस पर खतरे और ज़्यादा है। खतरे क्या मतलब? चेंजेस फास्ट होंगे। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ये नहीं बोलता खतरा है या अच्छा है, वो बोलता है कि चेंजेस आएंगे, जैसे भी होंगे चेंजेस आएंगे। जैसे एडटेक हम सुनते हैं, ऐसे सेक्स टेक भी चल रहा है। सेक्स टेक्नोलॉजी ये नई पीढ़ी के सामने आने वाला है। वो रोबोटिक्स से होगा, ऑगमेंटेड रियलिटी से भी होगा, वीआर से भी होगा। और आज से 10-20 साल के बाद ये खतरा है कि पुरुषों को महिलाओं में, महिलाओं को पुरुषों में इंटरेस्ट खत्म होने लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस उससे बेहतर उनको मिल जाएंगे। उसी के आगे खतरा है कि परिवार की ज़रूरत खत्म हो सकती है। आपको दोस्त भी चाहिए तो वो रोबोटिक मिल जाएगा, जीवन साथी मिल जाएगा। छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, 3 छोटे रोबोट लेंगे, एकदम बच्चे दिखते होंगे, बात भी बच्चों की तरह करते होंगे। जब तक कोई आपको याद ना दिलाए आप याद समझ भी नहीं पाएंगे कि ये इंसानी बच्चे नहीं हैं। ये सब अगले 5-10 साल में हमारे सामने आ जाएगा। तो रोबोटिक्स विद एआई, वीआर, एआर एक बड़ा गेम चेंजर भविष्य में होने वाला है। मतलब मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में विकसित देशों के लोग शादी करना बंद कर देंगे और वो ऐसे रहेंगे। बाकी डेटिंग ऐप्स, उनमें भी एआई कनेक्ट होने लग गया आजकल। तो आपके खालीपन को भरने के लिए भी और अंतिम रूप से बढ़ाने के लिए भी तकनीकें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। तो मैं तकनीक को लेके बहुत पॉजिटिव रहता हूँ आमतौर पे, पर परिवार के मामले में मेरा अपना ख्याल है कि जो परिवार रहेंगे तकनीक बहुत हेल्प करेगी उनकी। परिवार के बहुत सारे काम तकनीक कर देगी, परिवार के लोग अच्छी बातचीत कर पाएंगे शायद। पर उसी के साथ साथ बहुत सारी तकनीकें परिवार की कीमत पर भी आगे बढ़ेंगी और हो सकता है कि सुदूर भविष्य में विवाह परिवार जैसे कंसेप्ट्स नेग्लिजिबल हो जाए, हो सकता है। पर डरना नहीं है, बहुत दूर की बात है। आपके तो शादी ब्याह बच्चे हो जाएंगे, ये उसके बाद की बात है। ये तो 100-200 साल बाद की बात है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से हमने हर तरीके के सवाल अब कवर कर लिए हैं
और आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, चीज़ों को नए तरीके से देखने का नज़रिया भी मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारी पिछली वीडियो को प्यार मिला था, इस वीडियो को भी उतना ही स्नेह मिलेगा। और कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी पिछले वीडियो पे जिस पे हम बात करना चाहेंगे कि जैसे जो हमारा ये फॉर्मेट है, ये ललन टॉप से इंस्पायर्ड है या फिर जन पक्ष है या आपकी अदालत है, ऐसे सिमिलर फॉर्मेट से इंस्पायर्ड है। और हम जब दृष्टिकोण को विजुअलाइज कर भी रहे थे तो भी ऐसे कुछ फॉर्मेट्स जैसे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम हमारे दिमाग में थे भी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो थैंक यू बोलिए उन सबको जिन जिन से आपने प्रेरणा ली है। प्रेरणा लेना अच्छी बात है। हर आदमी पत्थर से आग क्यों निकालेगा? अगर किसी ने मशाल बनाई है तो मशाल से आग ले लीजिए थोड़ी सी। लेकिन अगर किसी से प्रेरणा ली है तो खुल के उसका धन्यवाद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप लोग धन्यवाद कीजिए, उन सबको एक सुंदर सा मेल भिजवाइए कि हमने आपसे ये सीखा है और शुक्रिया। हो सकता है कल कोई मेल आपके पास भी आ जाए कि हमने आपसे ये सीखा है। दुनिया ऐसी आगे बढ़ती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद।